गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 10th एंड 11th ऑफ अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। ड्यू टू हेल्थ इश्यूज आई कुड नॉट एबल टू मेक अ वीडियो येस्टरडे एंड इसी वजह से यूजुअली जो वीडियो हम डेली बेसिस पे बनाते हैं न्यूज़पेपर की, उसको मैं आज 2 दिन की एक साथ बना रही हूँ। इसी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि कुछ भी हम छोड़ने तो वाले हैं नहीं। जो कॉमन आर्टिकल्स होंगे उनको हम केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे और जो अलग आर्टिकल्स होंगे अलग से आए हुए, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इकोनॉमी काफ़ी अच्छा आता है, आर्ट एंड कल्चर पे भी अगर हम देखें तो उस बिहाफ से ये न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल इसमें काफ़ी अच्छे आते हैं। द हिंदू की बात करें तो एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें एक्स्ट्रा आर्टिकल्स आते हैं जो यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आते हैं, तो उन सभी को हम मिला के करेंगे ताकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे साल का हम करंट अफेयर कर रहे हैं उसमें कोई भी कमी ना रहे। खैर स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ में, जो कि है सेवरल स्टेट्स आर कमिंग टू कोर्ट अगेंस्ट सेंटर सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर बयान आया कि कैसे अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी जो स्टेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं और बार बार वो जो केस कर रही हैं वो कर रही हैं यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो जिसने भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा हुआ है या पॉलिटी को पढ़ा हुआ है उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि हमारा जो यहाँ पर पावर स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल लेवल पर वो कैसे चलता है, फेडरल पावर स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है सीधे सीधे कि आपने पावर को डिवाइड किया हुआ है। अब ये पावर डिवाइड कहाँ पे होगी और इसके साक्ष्य यानी कि एविडेंस हमें कहाँ मिलते हैं? इसके एविडेंस मिलते हैं हमें हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देख पाएंगे कि एक लिस्ट है और वो लिस्ट कहाँ पर दी गई है? लिस्ट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के अंदर। देखिए मैंने कल भी आप लोगों को बताया कि हमारा जो संविधान है वो एक्चुअली में बहुत सारे भागों में बटा हुआ है। हमारे पास 400 से ज़्यादा आर्टिकल हैं संविधान के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको पार्ट्स में बांटा हुआ है, तो हम देख पाएंगे 25 पार्ट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर 12 हमारे शेड्यूल्स हैं। तो एक बुक को या किसी भी चीज़ को आप सेपरेट कर देते हो तो वैसे वो सेपरेटेड है। हम देखते हैं जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर एक लिस्ट दी गई है जो हमें बताती है हमारे नेचर और पॉलिटिकल सिस्टम को। ये लिस्ट 3 तरीके की होती है। क्या होती है इस लिस्ट के अंदर? पहली जो लिस्ट होती है उसका नाम है यूनियन लिस्ट, दूसरी को यहाँ पर बोला जाता है स्टेट लिस्ट और थर्ड को हम देखेंगे जो कि जानी जाती है कंकरेंट लिस्ट के नाम से। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सभी आर्टिकल्स हैं जो जिनके ऊपर यूनियन यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी कानून बना सकती है, लेजिस्लेशन कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो डिफेंस का आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, आर्मी एज एन एग्जांपल इज़ ऑल्सो गुड वन। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो भी यहाँ पर एग्जांपल है जो सेंटर के पास में आती है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में हम देख पाएंगे कि जैसे कि पंचायती राज वगैरह है या फिर आप बात करें एजुकेशन से रिलेटेड माइंस यहाँ पर होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। इवन वाटर जो पानी होता है वो भी स्टेट लिस्ट में आता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आती है कंकरेंट लिस्ट में यानी कि समावर्ती लिस्ट के अंदर, जिनके ऊपर कानून दोनों ही बना सकते हैं। सेंटर चाहे तो सेंटर बना सकता है और स्टेट चाहे तो स्टेट बना सकता है। लेकिन अगर सेंटर और स्टेट दोनों ने ही उसी पे कानून बना दिया है तो कौन सा, अगर वो कानून एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, मान लीजिए सेंटर बोल रहा है कि ये काम ऐसे होना चाहिए और स्टेट ने कानून बनाया कि ये काम ऐसे नहीं होगा, तो यहाँ पर किसकी ज़्यादा चलेगी? सेंटर की ज़्यादा चलेगी। ये है हमारे फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर। ये सब होने के बाद में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अब जो स्टेट है वो जा रही है, क्यों जा रही है? क्योंकि फेडरलिज्म के होते हुए कुछ पावर जो स्टेट के पास में है उनके ऊपर जो यूनियन है उसका ये कहीं ना कहीं दोष लगाया गया है स्टेट्स के द्वारा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो अपनी पावर से बाहर जाकर स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को ब्रीच कर रही है, तोड़ रही है या इन ब्रीच उसके अंदर हम देख सकते हैं। तो इसी वजह से बार बार ये स्टेट सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर हमें मिला है तमिलनाडु का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि वो लोग जो हमें कहीं ना कहीं मदरली फैशन यानी कि स्टेप मदरली जो फैशन है वैसा उनके साथ व्यवहार हो रहा है। तमिलनाडु में रिलीफ फंड मांगा गया था यहाँ पर और उसमें से केवल 38,000 करोड़ यहाँ पर हेल्प के लिए मिली है, वो भी जब दो इतने भयानक क्लैमिटीज़ तमिलनाडु के अंदर दिखाई दी। पहला क्या था, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला था साइक्लोन मिचियोंग जब आता है तो ये होता है। इसकी वजह से बहुत सारी ऐसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के जिसमें हम देख पाते हैं कि बाढ़ भी आ चुकी थी।
वाटर क्राइसिस है, केरला ने पहली बार कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम देखते हैं केस फाइल किया था, जिसमें केरला बोल रहा था कि हम जो यहाँ पर पैसा उठाना चाहते हैं, बोरोविंग करना चाहते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक लिमिट लगा दिया कि आप इतने % से ज़्यादा कहीं से पैसे नहीं उठा सकते हो। अब इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो देखिए, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या फिर हम देख पाएंगे वर्ल्ड बैंक को, इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ऐसी जगहों से पैसा केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट उठा सकती है हमारी। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से पैसा उठाएंगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा उठाने की जो बोरोविंग की होती है वो होती है ट्रेजरी बिल के हिसाब से, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, सेंटर में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जब उसी चीज़ को उठाती है, उसके थ्रू पैसा उठाती है, तो ट्रेजरी बिल के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती है? एक बॉन्ड होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, यानी कि सेंटर या स्टेट जो है जो भी सर्टिफिकेट को निकालेगा वो कहेगा कि देखिए आप हमें 100 रुपये दे दीजिए, इसके ऊपर हम 10% का इंटरेस्ट आपको लगा के 110 रुपये आपको हम दे देंगे। कब? 1 साल पूरा होने के बाद में। तो ये बॉन्ड होता है। आप कोई भी इंडिविजुअल जो भी सिटीजन है वो यहाँ पर इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है, पैसा दे सकता है गवर्नमेंट को। खैर, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल क्यों था, क्यों हमने इसको पढ़ा है? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर, क्योंकि गवर्नेंस की भी हम बात हो रही है, पॉलिटी भी हम पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम, ये दोनों ही ब्रांच आ जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं मेन्स की बात करूँ तो मेन्स में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है GS पेपर 2 के अंदर, क्योंकि वहाँ पर भी इन्हीं सारे स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा टेलीग्राम के ऊपर एक UPSC स्प्रिंट नाम से ग्रुप है, जिसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं, जहां पर जो आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस करते हैं उनके प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसी के अलावा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि पहले वाला ही आर्टिकल हमने फर्स्ट आर्टिकल ही पढ़ा कि कैसे आजकल जो सेंटर है शायद वो अपनी पावर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। कुछ एग्जाम्पल दे के आप बताइए क्या क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि कौन अपनी पावर को ब्रीच कर रहा है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है मेंस के अंदर तो उसका आंसर उस आर्टिकल से बिल्कुल दिया जा सकता है। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस आर्टिकल के अंदर क्या दिया हुआ है, फेडरलिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें समझा कर आप आंसर दे सकते हो। अगर फिर भी कमी लगती है तो बिल्कुल इसको आंसर के फॉर्मेट के अंदर ही मैं ग्रुप के ऊपर अपलोड कर देती हूँ, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो वीडियो आप देख रहे हैं उसकी भी PPT का PDF आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप के ऊपर मिल जाता है, सो दैट अगर रिविज़न करना हो तो रिविज़न आप कर सकें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ अब हम बढ़ने वाले हैं, लेकिन इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें कुछ और स्टैटिक पोर्शन को समझना पड़ेगा, खासकर क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्टिंग जो है उनके स्टैटिक पोर्शन की नहीं की है। इसी वजह से मैं यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर जनरल जो साइंस है उसके अंदर आप लोगों को समझाने वाले हूँ DNA क्या होता है, सेल क्या होता है। क्योंकि आर्टिकल जो आया हुआ है, आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे जो ह्यूमंस हैं उनकी जो टेल है उसमें ऐसा क्या यहाँ पर हम देखते हैं DNA के अंदर चेंजेस आए हैं जिनकी वजह से आज हमारे टाइम पे पूछ नहीं होती है हमारी। जबकि ऐसा माना जाता है कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है, एप्स से हुआ है। और एप्स पे भी हम देखते हैं पूछ नहीं है, लेकिन मंकीज़ जो कि कोरिलेटेड बहुत ज़्यादा था, या एक टाइम पे जब मंकीज़ से एप अलग हुए थे तो उनकी तो आज तक भी पूछे। तो ये क्या कारण था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स में ऐसे सवाल ऑब्वियसली पूछे जाते हैं, और पूछे क्यों जाते हैं फिर से हम सिलेबस पे चलेंगे और देखेंगे कि प्रीलिम्स के सिलेबस के अंदर ही दिया गया है जनरल साइंस। अब जनरल साइंस हमें पता है इसमें बायोलॉजी भी आएगी, इसमें फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, ये सब हमें पता होना चाहिए जनरल साइंस के अंदर। मेंस में अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यही टॉपिक आता है आपका GS पेपर 3 के अंदर। GS पेपर 3 में हम देख पाते हैं कि इकोनॉमी पूछा जाता है, एनवायरनमेंट पूछा जाता है, और उसी के साथ में यहाँ पर हम देखते हैं कि जनरल जो साइंस होती है, साइंस एंड टेक होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक उसमें आता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस लिए इंपॉर्टेंट है? बायोटेक्नोलॉजी से इसका रिलेशन जो है फिलहाल इस आर्टिकल का होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि ये जो आप 2 फोटो देख पा रहे हैं, ये फोटो एक्चुअली में DNA का है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है RNA और इसको बोला जाता है DNA। क्यों RNA एंड DNA है? RNA जो होता है एक्चुअली में वो सिंगल हेलिक्स होता है। आप एक सीढ़ी को देख पाएंगे लेकिन ये सिंगल है। इसी के अंदर ये RNA के जीन्स हैं बने हुए अलग अलग कलर में। क्यों है वो मैं आपको बिल्कुल अभी समझाती हूँ क्यों इनके कलर अलग है। फिर हम चलते हैं DNA की तरफ में। हम देख पाएंगे कि DNA जो है वो डबल हेलिक्स है। एक सीढ़ी यहाँ पर इस तरीके से है, दूसरी यहाँ पर है, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ में इनके जो जीनोम्स हैं वो मिले हुए हैं।
डीएनए को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है शुगर, दूसरा होता है यहाँ पर हम देख पाएंगे फॉस्फोरस, और थर्ड होता है यहाँ पर जीन्स के पेयर। जीन्स के पेयर को हम बेस पेयर भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जीन का पेयर नहीं है, केवल एक ही जीन है, ये है साइटोटाइन, ये है जिनोनाइन, ये है एंडेनाइन, और ये हम देख पाते हैं यहाँ पर यूनिकार्न को। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है आरएनए के बजाय, उसमें भी साइटोटाइन होता है, जिनोनाइन होता है, एंडेनाइन होता है और थैमामाइन होता है। ये होते हैं बेस पेयर, यानी कि ये जब जैसे कि ए यहाँ पर हम मानते हैं कि ये क्या है, थाइमानाइन है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर एंडेनाइन के साथ में। फिर हम देखते हैं यहाँ पर साइटोटाइन है जो कि जुड़ा हुआ है ग्वानिनाइन के साथ में, क्योंकि इनके जो पेयर हैं वो इन्हीं के पेयर आपस में बनते हैं। तो ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। और इस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जो ये जीन का पेयर है, या फिर हम इसको जिसको बेस पेयर भी बोलते हैं, इसके अंदर होती है आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। कोई भी ह्यूमन, कोई भी एनिमल, हर किसी के अंदर एक डीएनए होता है, क्योंकि उसी से आगे बढ़कर नेक्स्ट जो यहाँ पर लिविंग थिंग बनेगी, क्या बनेगी, वो कैसी होगी, कैसे दिखाई देगी, वो सारी की सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं। अब ये उस पर डिपेंड क्यों करती हैं? क्योंकि जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं, फिर ह्यूमंस किस में आते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर आते हैं। और ह्यूमंस में हम देखते हैं कि ह्यूमंस जो बनते हैं, रिप्रोडक्शन जब करते हैं, तो एक मेल होता है प्लस एक फीमेल होती है। ये दोनों एक साथ में अपना पेयर बनाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, इंटीमेटेट करते हैं। उसके बाद फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो यहाँ पर मेल की तरफ से क्या दिया जाता है, स्पर्म दिया जाता है, और फीमेल की तरफ से ओवन उनका ऑलरेडी होता ही है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि स्पर्म जब जाता है तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, और 23 जो क्रोमोसोम आते हैं वो आते हैं यहाँ पर फीमेल की तरफ से। तो ये जो 23 क्रोमोसोम है, ये एक्चुअली में इंफॉर्मेशन होती है कि जो लास्ट क्रोमोसोम होता है 23, थर्ड जो होता है एक्चुअली मेल का, प्लस 23 जो होती है फीमेल का, वो यहाँ पर बताता है। या फिर आप इसको बोल सकते हो 45th एंड 46th, क्योंकि कितने हैं टोटल, 23 प्लस 22 और पेयर्स हम उनको बोल सकते हैं, या फिर 46 टोटल क्रोमोसोम बोल सकते हैं। वो बताता है कि आपका जेंडर क्या होगा। अगर XX यहाँ पर मिल जाता है तो हम देख पाते हैं कि XY अगर यहाँ पर मिल जाता है तो हम देख पाते हैं कि मेल होगा। और क्योंकि फीमेल के पास केवल और केवल X ही होता है, दो यहाँ पर जेंडर के हैं, और मेल के पास X एंड Y दोनों होते हैं, तो जब X और X मिलते हैं तो फीमेल बनती है, जब Y एंड X मिलते हैं तो मेल बनता है। इसके अलावा जो जीन के पेयर्स होते हैं, ये हमें बताते हैं क्रोमोसोम के अंदर से ही यहाँ पर जीन बनता है, डीएनए बनता है, डीएनए से ही यहाँ पर जीन होते हैं, जीन में ही पता चलता है आपके हेयर्स की लेंथ क्या होगी, आपके हेयर्स का टेक्सचर क्या होगा, कलर क्या होगा, आँखें कैसी होंगी। इसी वजह से हम देख पाते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं 99% उन सभी का, एक्चुअली में 99.9% हम सभी ह्यूमंस का डीएनए सेम होता है। बहुत कम, यानी कि 0.1% ही ऐसे इंसान है जिनके डीएनए में डिफ्रेंशिएशन है, और उसी की वजह से हमें जो डिफरेंस दिखाई देता है एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, वो पूरा का पूरा योगदान हम दे पाते हैं डीएनए के डिफरेंस को। फिलहाल देखते हैं ह्यूमन जीनोम एक्चुअली में है क्या। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ इसको बोला जा रहा है, क्योंकि लाइफ जो है वो इसी की वजह से। सबसे पहले एक सेल होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे सेल हैं, ट्रिलियंस की मात्रा में ये है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं, 1 मिलियन के अंदर होता है 10 लाख, 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, और 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। तो जब मैं ट्रिलियंस की बात कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि लाखों करोड़ों के अंदर हमारे शरीर में सेल होते हैं। हमें नहीं पता है कितनी टोटल अमाउंट ऑफ नंबर कितना है हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का, लेकिन हमें पता है कि लाखों करोड़ों के अंदर ये ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारी बॉडी में होते हैं, और हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम जो है वो पैक होते हैं एक दूसरे के साथ में। और वो कहाँ पे पैक होते हैं? एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम जो होता है वो इस तरीके का दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये पेयर है, ये एक क्रोमोसोम नहीं है। एक है ये फादर की तरफ से या मदर की तरफ से, दूसरा है फादर की तरफ से। दोनों जब पेयर अप बनते हैं तो ये एक क्रोमोसोम बन जाता है। ये जो क्रोमोसोम है 46 है नंबर में, यानी कि ये 46 नहीं है, ये होगा 1 2, तो हम इसको 2 मान सकते हैं। अगर पेयर में आप मानेंगे तो आप इसको 1 भी मान सकते हो। क्रोमोसोम के अंदर से निकलता है डीएनए। तो डीएनए हमें पता है डबल हेलिक्स है। डीएनए के अंदर हम देख पाएंगे जीनोम को, जीन्स को। तो जीन्स का हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि गानामाइन और साइटोसाइन होते हैं, एंडेनाइन और थाइमामाइन यहाँ पर पेयर बनाते हैं।
इसके बाद में ये जो जीन होते हैं ये इस तरीके से हमारे पूरी की पूरी जो भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको बताते हैं। तो छोटा छोटा करके आप देख सकते हैं। मान लीजिए आप एक बुक है, अब हमें पढ़ना है, हम क्या कर रहे हैं, आप लोग 10th क्लास में हो सपोज़, ठीक है, 10th क्लास में है कोई बच्चा। अब 10th क्लास में उसके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही आप एक ह्यूमन हो, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, उस एक सब्जेक्ट के अंदर 2 से 3 बुक्स होती हैं। तो 2 से 3 बुक्स के अंदर हम देख पाएंगे कि हमारे सेल जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के, सेल के अंदर भी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसमें से एक जो होती है वो मेन सब्जेक्ट्स का नाम होता है। तो मेन हम देख पाएंगे डीएनए को। यहाँ पर डीएनए की जो बुक है, मान लीजिए डीएनए की आपके किसी एक सब्जेक्ट में एक बुक है, वही सब्जेक्ट था, उसकी बुक के अंदर आप देख पाएंगे बहुत सारे पेजेस होते हैं, राइट। तो ऐसा तो नहीं एक किताब ऐसे ही बन गई है। ऐसे ही डीएनए के अंदर जो पेजेस आप बुक के अंदर देख रहे हैं, वैसे डीएनए के अंदर जो पेजेस है वो पेजेस होते हैं आपके जीनोम्स। जीनोम्स के अंदर पेजेस में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। पेपर जो पेज आप पढ़ रहे हैं किताब के, उस पेज में कोई इन्फॉर्मेशन है, वैसे ही जीनोम के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो हम लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग बनाता है। आई होप ये समझ पाना अब आप लोगों के लिए एग्जाम्पल से ईजी रहा होगा। स्टार्ट करते हैं कि जीनोम का हमें पता कैसे चलता है। हमें पता चला कि ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल में 30,000 डीएनए के जीन्स होते हैं। ये एक यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसको HGP के नाम से जाना जाता है, जो कि 1993 के अंदर शुरू होता है और 2003 में ख़त्म होता है। USA अमेरिका के द्वारा इसको चलाया गया, 1 दशक तक ये चलता रहा। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 30,000 जीन होते हैं। क्योंकि 30,000 का क्या मतलब है, देखिए सेल एक सेल है, ये एक सेल में डीएनए और उस डीएनए के अंदर 30,000 है। बट हमें ये भी पता है कि एक जो सेल होता है वो दूसरे का एक्चुअली में रेप्लिकेट होता है, कॉपी होता है। तो इसी वजह से हम इसको 30,000 ही मानते हैं, अदरवाइज ट्रिलियंस में आप इसको काउंट जो है कर सकते हो। लेकिन एक सेल में भी यही 30,000 डीएनए, और क्योंकि सभी सेल्स का डीएनए सेम ही है तो उनको भी हम क्या मानते हैं, 30,000। अब आप सोचेंगे ये क्या बोल रहे हो मैम, चलिए फिर से इसको एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। आप एक बुक स्टोर में गए हो, बुक स्टोर के अंदर आपने देखा अलग अलग बुक्स रखी हुई हैं। एक बुक रखी हुई है पॉलिटी की, एक बुक रखी हुई है एनवायरनमेंट की, एक बुक रखी हुई है साइंस की। अब आप जहाँ बुक स्टोर में जाओगे तो आप कहोगे कि इस बुक स्टोर के अंदर 3 ही किताबें मिलती हैं। तो 3 ही किताबें तो मिलती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन 3 किताबों की यहाँ पर इस बुक स्टोर में 1,000 कॉपीज़ रखी हुई हैं। तो क्या वो 1,000 कॉपीज़ आप ये बोलोगे कि इस बुक स्टोर में 3,000 बुक्स हैं? बोला जा सकता है, नहीं भी बोला जा सकता है, क्योंकि 3 ही बुक वहाँ पर मेंस मिलेगी, उनकी कॉपीज़ कितनी भी रखी हो। वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि टोटल यहाँ पर 30,000 जीनोम्स होते हैं। इनकी कॉपीज़ हर एक सेल के अंदर है, लेकिन है कितने टोटल, अलग अलग कितने हैं। जैसे 3 ही बुक इस बुक स्टोर में थी, वैसे यहाँ पर 30,000 ही जीनोम्स के स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम चलते हैं सेल क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ लाइफ हम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ सेल। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो एनिमल सेल होते हैं, प्लांट सेल होते हैं। यहाँ पर प्लांट्स देख पाएंगे, यहाँ पर आप लायन एज एन एनिमल को देख पाएंगे। हमारी बॉडी में कौन सा सेल है, एनिमल सेल है। अदर वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो सेल ही ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदा रखते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारी बॉडी में काम करते हैं और हम लोगों को एज अ ज़िंदा रखने का काम उनका होता है। सेल थ्योरी सबसे पहले आती कैसे है और कैसे हमें पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, चलिए समझते हैं। सेल जो थ्योरी है वो कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ है, बहुत सारे आइडियाज़ है जिनको एक साथ में डाला गया और उनसे कंक्लूजन निकाला गया अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम स्पेड में कि कैसे हमारी बॉडी जो है उसके अंदर सेल है, कैसे वो सेल ऑपरेट करते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पहली बात है वो ये कहती है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर, वो सभी के सभी सेल से बने हुए हैं। तो सेल से ही वो सब के सब बनते हैं। हर जो लिविंग सेल होते हैं वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवाइड होने पे ही आता है। मैंने आपको समझाया कि अगर कोई बच्चा रिप्रोडक्शन के बाद आता है तो वो क्या करेगा, 23 यहाँ पर क्रोमोसोम लेके आएगा मदर से, 23 लेके आएगा फादर से।
अब ये 23 मिलके क्या बनाएंगे, बीच में इनके बनेगा डीएनए, डीएनए के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी और ये डीएनए से ही, क्रोमोसोम से ही डीएनए निकल रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नया सेल बना है वो एक्चुअली में पिछले सेल से ही निकल कर आया है, राइट। बहुत बड़े लेवल पे हम बोलेंगे, बॉडी में क्या होता है कि एक सेल होता है, जब वो एक सेल दो भागों में बट के एक सेल यहाँ पर रह जाएगा, एक सेल यहाँ पर रह जाएगा, दो सेल जब वो बना देता है तो इसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ सेल्स। तो सेल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर की या फंक्शन की, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बिल्कुल इकाई होती है किसी चीज़ की शुरुआत की, उसको हम सेल बोल सकते हैं। सेल थ्योरी की टाइमलाइन हम देख लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, खास करके हम देखते हैं कि 5 से 6 साल पहले तो बहुत आते थे, हो सकता है दोबारा से सवाल आ सके। सबसे पहले शुरुआत होती है 1665 में, रॉबर्ट हॉकी डिस्कवर करते हैं सेल को। तो रॉबर्ट जो हॉकी है वो बताते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर सेल होता है, 1665 में हमें पता चलता है। 1674 के अंदर एंटोन वैन लियोक्वांग ये ऑब्जर्व करते हैं लिविंग सेल्स को। तो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, पहले ये बताते हैं कि सेल होते हैं, उसके बाद अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग लोग उसके अंदर और ज़्यादा रिसर्च करेंगे। इवन अब जाकर हम सेल के अंदर रिसर्च करके 2003 में ये समझ पाए हैं कि हमारी बॉडी में जीन्स कितने होते हैं, 30,000। हो सकता है कि आगे और रिसर्च चलती रहेगी तो हम 20 साल के बाद और समझ पाए कि एक्चुअली में जीन्स के अंदर भी कुछ छोटी इकाई है, और वो क्या है, वो क्या इन्फॉर्मेशन है। अभी के लिए हम सीक्वेंसेस पे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमने डीएनए के अंदर एटलीस्ट जो हमारी इन्फॉर्मेशन है 2003 के बाद से 2024 में हम आ चुके हैं, तो उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ा लिया है, क्योंकि हमने क्या करना शुरू कर दिया है, जीन्स की सिक्वेंसिंग करना शुरू कर चुके हैं हम। हमें पता होता है कि आपके अंदर कितने जीन्स हैं, जीन 1 के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, जीन 2 के अंदर क्या है, 3 के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, 4 के अंदर क्या है। आप चाहे तो मान लीजिए जीन 2 आपकी एक डिजीज़ को बताता है, कहता है कि 30 साल की उम्र में जो यहाँ पर ये इंसान है इसको कोई कैंसर होने वाला है। आप चाहें तो 25 की एज के अंदर आप जीन 2 को बदलवा सकते हो, इससे जो डाटा था उसको डिलीट कर दीजिए, कटवा दीजिए और कोई न्यू डाटा इसमें फीड करवा सकते हो। तो जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल को डिलीट करना होता है, उसकी जगह पे किसी और चीज़ को रिप्लेस करना होता है, वैसे ही आजकल आप अपने डीएनए में ये करवा सकते हो, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 1883 में, रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पर आते हैं और वो सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस को सर्च करते हैं कि न्यूक्लियस नाम की चीज़ भी कुछ होती है। तो टोटल हम देख पाएंगे कि सेल की जो जर्नी है वो लगभग 20 साल आगे बढ़ चुकी है और सेल में हम न्यूक्लियस को समझ चुके हैं। 1835 में आते हैं फेलिक्स दुजादिन और वो डिस्कवर करते हैं कि सेल के अंदर कोई फ्लूइड चीज़ है। फ्लूइड क्या होता है, कुछ तरल चीज़ें होती हैं। हमारा जो सेल होता है उसके अंदर कोई तरल चीज़ है, वो क्या कंटेंट है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, वो बिल्कुल हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए बस आप टाइमलाइन पे ध्यान रखिए। 1838 के अंदर आते हैं मैथियस क्लिंडन, प्रपोज करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी सेल से बने हुए हैं और हर प्लांट जो भी, अभी तो हम क्या कहते हैं, हर लिविंग चीज़ यहाँ पर सेल से बनी हुई होती है। पहले क्या था, पहले था कि हर एनिमल जो है वो सेल से मिलके बना हुआ है, लेकिन 1838 के अंदर लगभग हम देख पाते हैं कि यहाँ पर लगभग 25 साल के बाद में जब पहली बार सेल को ढूंढा गया, उसके बाद हम देखते हैं मैथियस क्लिंडन यहाँ पर आके बताते हैं कि प्लांट्स भी सेल से बने होते हैं और हर प्लांट्स एक सेल से बना हुआ होता है। 1839 के ऊपर आते हैं जी.ई. बुरखान जी। इन्होंने जो फ्लूइड कंटेंट था उसको नाम रखा और उसको बोला प्रोटोप्लाज्म। तो ये किसने फ्लूइड कंटेंट निकाला था, फेलिक्स दुर्जादन ने, और उनका नाम रखा गया प्रोटोप्लाज्म बाय हिम। सेल थ्योरी के आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं 1839 में आते हैं थियोडोर सिवियन और वो बताते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो सब के सब सेल से बने हुए होते हैं। 1845 के अंदर आते हैं कार्ल हेनरिच ब्राउन। ये प्रपोज करते हैं कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की, यानी कि इससे छोटी इकाई हो नहीं सकती है। इसके अंदर चीज़ें हैं काफ़ी सारी, दैट इज़ ट्रू, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जो एक नींव होती है किसी भी चीज़ की शुरुआत जो करनी होती है वो ये है, सेल होता है। 1855 के अंदर आते हैं रुडोल्फ विर्चो और प्रपोज करते हैं कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकल कर आते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम देख चुके थे, लेकिन कैसे यहाँ पर इतना समय लग गया इस चीज़ को आगे आने में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को चलिए समझते हैं। देखिए सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो एक होता है यूनिसेलुलर, यानी कि एक ही सेल से वो मिलकर बने हुए होते हैं, तो उनमें एक ही सेल होगा। जैसे कि इसके अंदर आता है उगलिनिया, तो ये क्या है, एक ही सेल से बनकर बना हुआ है। फिर यहाँ पर आते हैं पैरामिकियम, ये भी एक एक सेल से बने हुए, बहुत छोटे होते हैं, हम लोग इनको ऑब्वियसली
देख नहीं सकते हैं, अपनी जो नेक्ड आई होती है, नंगी जो आंखें होती है उनसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर ही इनको देखा जा सकता है। फिर यीस्ट जो होती है, जो आपके दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है या ब्रेड बनाने में आपकी हेल्प करती है, वो भी एक्चुअली में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से। मल्टी यानी कि बहुत सारे या बहुवाद, और सेलुलरिज्म क्या होता है कि सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म। हमें पता है जो हम जैसे प्लांट्स वगैरह जो भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें भी जीवन है। प्लांट्स एक मल्टी सेलुलर है, इसके अंदर अलग अलग सेल होते हैं। एनिमल्स को हम देखेंगे उनके अंदर भी मल्टी सेल्स होते हैं, और फंगस इज अगेन एन एग्जाम्पल जो कि मल्टी सेलुलरिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के अंडर में कैसे दिखाई देते हैं, तो लीफ के ये सेल है, एक पत्ता जो होता है वो कैसा दिखाई देगा ये देख पाएंगे। यहाँ पर कितने छोटे 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 अलग अलग सेल्स हैं, और ये जो सेल है ये क्या है, सेल की बाउंड्री है। तो ये अलग अलग सेल है, सेल के अंदर अलग अलग हम यहाँ पर जीन्स को देख पाएंगे, और ये यहाँ पर सेल की बाउंड्री दिखती है। इन्हीं सेल्स के कुछ मसल सेल्स भी होते हैं। अब ये कैसे मसल सेल्स है, एनिमल्स हमें पता है हमारी मसल्स होती हैं, उन्हीं को बढ़ाने के लिए, कम छोटा करने के लिए लोग जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उसके भी सेल्स हैं। वो सेल दिखाई कैसे देते हैं, यूजुअली आप सभी ने मसल सेल्स को देखा ही होगा, कुछ इस प्रकार के ये लोग दिखाई देते हैं। साइज़ की बात करें तो साइज़ क्या होता है सेल्स का, साइज़ जो होता है सेल्स का वो वेरी कर सकता है, छोटे से छोटा सेल भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। मोस्ट सेल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मैक्रोस्कोपिक हम इसको देख पाएंगे, और दूसरे जो होते हैं वो काफ़ी थोड़े बड़े हो सकते हैं, जिनको हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के नाम से जानते हैं। यूनिट जो होती है सेल को मेजर करने के लिए वो होती है माइक्रोमीटर। तो ये आप जो देख पाएंगे ये होता है माइक्रोमीटर, और एक माइक्रोमीटर के अंदर लगभग 1 ऑफ ये माइक्रोमीटर कितना होगा, जब 1000 मिलीमीटर आप देखेंगे तो उसके ऊपर जब उसका एक भाग निकालेंगे तो वो होता है 1 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट साइज जो होता है सेल का वो होता है माइक्रोप्लाज्मा के अंदर, और इसका जो साइज होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल जो निकल कर आया है वो है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एक एनिमल्स है जो कि आप देख पाएंगे उड़ने वाला ये होता है, काफ़ी बहुत ही बड़ा एनिमल होता है, वो एग ले करता है। 18 सेंटीमीटर का इसका साइज होता है एग के अंदर, और ये सबसे बड़ा सेल है। किसी भी सेल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और क्या क्या साइज़ है उसका देखते हैं। टिपिकल जो प्लांट्स सेल होते हैं उनका होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर का। क्लोरोप्लास्ट उसके प्लांट सेल के अंदर जो होगा वो होगा 2 से 10 माइक्रोमीटर का। कुछ न्यूरॉन्स के सेल होते हैं, देखिए मैंने सेल इसी वजह से दिखाए हैं आप लोगों को क्योंकि सेल की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पर आप प्लांट सेल को देखेंगे, यहाँ पर आप जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे यानी कि माइंड के जो होते हैं, जब ये एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं दो, तो उससे क्या होता है एक छोटा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलता है, जिसकी वजह से आपने जो सिग्नल भेजा है माइंड तक वो सिग्नल यहाँ पर दूर पहुँच पाता है दूसरों किसी के लिए भी, राइट। तो उसी से इन्फॉर्मेशन निकल पाती है। और फिर हम देखते हैं ह्यूमंस के जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी शेप कुछ इस तरीके की डाइस कलर की होती है, आप इसको ओवल शेप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है ट्राइपोसोमा, प्रोटोजोन के अंदर ये मिलते हैं, अलग सेल हैं। ये होते हैं बैक्टीरिया फंगस जो कि इस तरीके के यहाँ पर दिखाई देंगे। टोबैको मॉस्की वायरस होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल जो होगा वो हमें पता ही है कैसा होता है। पोलियो वायरस आप देख पाएंगे। HIV एड्स का वायरस यहाँ पर कैसा दिखाई देता है, तो हमने कोविड के भी वायरस को देखा था कि उसके ऊपर ऐसे जो है स्पाइक लगे हुए थे। कोविड का वायरस कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। तो हर किसी का एक अलग अलग शेप होता है। साइज ऑफ सेल्स इन ह्यूमंस की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है ह्यूमंस के अंदर वो होता है स्पर्म सेल, यानी कि जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और जो कि एज अ लाइफ क्रिएटिंग एक सेल है मेल के पास में, तो वो होता है स्पर्म। ये सबसे छोटा होता है 5 माइक्रोमीटर का ये मिलता है। लार्जेस्ट जो सेल होता है वो होता है ओवम सेल। अब ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है फीमेल में। तो ये आपको याद रखनी चाहिए, जनरल साइंस में ऑब्वियसली पूछे जा ही सकते हैं कि सबसे बड़ा जो सेल होगा ह्यूमंस में होगा वो होगा ओवम सेल। कहाँ पे मिलेगा, फीमेल के अंदर पाएगा। काम क्या है, रिप्रोडक्शन का। ऑब्वियसली ये क्या करता है, स्पर्म जो होता है जब वो इसके अंदर आता है तो इसके अपने अंदर लेता है और इसके बाद में लाइफ को क्रिएट करता है, जो कि ह्यूमंस के चाइल्ड की तरह यहाँ पर बाद में कन्वर्ट होकर इस दुनिया में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लॉन्गेस्ट, अब ये हो गया स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबा सेल। तो ह्यूमंस में जो सबसे लंबे सेल मिलते हैं वो मिलते हैं नर्व सेल। ये लगभग 1 मीटर के हम देख पाएंगे। 1 मीटर से क्या मतलब है, नर्व्स का। तो क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो माइंड होता है एक्चुअली में माइंड के साथ में माइंड का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है माइंड की वो होती है स्पाइन। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक्चुअली में हमारे दिमाग का ही एक बड़ा हुआ हिस्सा
हिस्सा है। तो हमारी पूरी बॉडी जो एक तरीके से काम कर पाती है वो कर पाती है स्पाइन के सहारे, आपकी रीढ़ की हड्डी के सहारे। कई बार आपने देखा होगा कि जब आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग जाती है तो लोग यूजुअली क्या हो जाते हैं, पैरालिसिस उनको हो जाता है। पैर में या कमर में उनको चोट लगी थी लेकिन पैरालिसिस हो गया, उसको चला नहीं पा रहे। क्यों नहीं चला पा रहे? क्योंकि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, उनकी जो स्पाइन होती है, जो वर्टिब्रेट होता है, वो एक्चुअली में उसके अंदर का जो नर्व सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जिसको बोल सकते हैं, वो डैमेज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अलग अलग शेप क्या होती है। शेप अलग अलग हो सकती है, ऑब्वियसली वेरिएशन डिपेंड करता है कि क्या क्या फंक्शन है किसी सेल का। कुछ सेल्स जैसे कि इग्यूलना और एमोबा, जो कि हमें एमोबा का ऑब्वियसली पता है कि ये क्या है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बने हुए हैं। ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, बट मोस्टली जो मल्टी सेलुलर है इनका क्या होता है, इनकी शेप फिक्स होती है। जैसे कि ह्यूमन आरबीसीज की हम बात करें, रेड ब्लड सेल की, तो वो सर्कुलर होते हैं। बाइनो केव इजी पैसेज के लिए बने हुए होते हैं, सर्कुलर है, लेकिन बीच में आप इसको थोड़ा सा इस तरीके का देख पाएंगे। ये जो आप बीच में देख पाएंगे इसको बोला जाता है बाइनो केव। तो क्योंकि ताकि कई बार जब इनको किसी छोटी पाइप, किसी छोटी आर्टरी से या किसी छोटी वेन से निकलना होता है तो ये अपने आप को ऐसे छोटा शेप में करके यहाँ से निकल जाते हैं, तो इसी वजह से इनको ये शेप मिली हुई है। नर्व सेल जो होते हैं उनके ब्रांचेज होते हैं, बीच में ये सेल है, अलग से इसकी ब्रांचेज निकली हुई है ताकि ये एक दूसरे से टकरा कर इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के पास ले सके। फिर हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की। तो वाइट ब्लड सेल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जो कि काफ़ी अलग है, राइट। आप देख पाएंगे कि हमारा ब्लड होता है, ब्लड में लगभग हम देखेंगे कि 90% तक क्या होता है, वाटर होता है, जो कि ऑब्वियसली फ्लूइड फॉर्म के अंदर नीचे रहेगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो हमें तरल दिखाई देता है। उसके ऊपर 2 से 3% यहाँ पर होते हैं वाइट ब्लड सेल, 10 से 15% हम देख पाएंगे होते हैं रेड ब्लड सेल, और उसी के छोटे भाग में जस्ट 1 से 2% यहाँ पर होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, जो कि जिनका काम होता है एक्चुअली में क्या, कि कहीं पे चोट वगैरह बन जाती है तो वो एक दूसरे को ब्रिज बन के वहाँ पर वो ब्रिज बन जाते हैं एक तरीके से, और आपके ब्लड को बाहर बहने से रोक देते हैं। तो ये होते हैं वाइट ब्लड सेल, जिनकी अलग अलग बिल्कुल शेप है बॉडी के अंदर। तो खून के अंदर भी जो वाइट ब्लड सेल होगा उनकी शेप यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, ताकि ये जा सके, किसी में भी इनगल्फ टाइप की होती है। सेल शेप पे बात करें तो एक सेल जो है वो उसके फंक्शंस को भी रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी शेप क्या है, वो कैसे। जैसे कि रेड ब्लड सेल को आप देख पाएंगे यहाँ से थोड़ा सा उभरा हुआ ये होता है, नीचे से थोड़ा सा दबा हुआ होता है। कुछ बैक्टीरिया के सेल होते हैं जो कि इस प्रकार से कुछ लंबे आपको ऐसे दिखाई देंगे। प्लांट के सेल जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। नर्व सेल ऑब्वियसली हम लोग इसको देख ही चुके हैं। स्पर्म सेल कुछ इस तरीके का होता है, मसल सेल ऐसे होते हैं, और ओवम का सेल इस तरीके का दिखाई देता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर को हमें देखने के लिए, बल्कि मोस्टली जो जितने भी सेल हैं उन सभी को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ सेल ऐसे हैं जो 2000 गुना तक अपनी पावर बढ़ाने के बाद में माइक्रोस्कोप के अंडर में जब हम उसको डालते हैं तो देख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम ऑब्वियसली ब्लड सेल को ही देख पाएंगे। RCBs यानी कि रेड ब्लड सेल जो है उसमें हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर कुछ पावर को मैग्नीफाई करने के बाद वो हमें दिखाई देने लग जाती है, जिससे हमें पता चलता है क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या बीमारी हुई है। फिर आता है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी पावर जो होती है वो काफ़ी ह्यूज होती है। इसको 5 लाख गुना टाइम्स तक भी बड़ा किया करके यहाँ पर सेल्स के अंदर झांका जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर हम देखते हैं कि सेल जो होते हैं वो 3 तरीके के, यहाँ पर एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर किस तरीके की क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्लांट सेल को, और थर्ड देखेंगे बैक्टीरिया सेल को। सबसे पहले हमें दिखाई देता है कि एक जो सेल होता है ह्यूमंस के अंदर या किसी भी एनिमल्स के अंदर, उसको वो एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री के अंदर इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूक्लियस के बाद हम देख पाएंगे यहाँ पर ग्रीनिश जो चीज़ ये होती है गोल्गी बॉडीज़। इनके काम क्या है वो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी, और हम केवल एनिमल सेल को ही आज समझेंगे क्योंकि उसी की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये पूरी वीडियो जो है वो साइंस एंड टेक का ही एक पूरा का पूरा लेक्चर बन जाएगा। सो चलिए देखते हैं। थर्ड जो होता है वो होता है यहाँ पर वेसिकल्स। तो वेसिकल्स यहाँ पर देख पाएंगे आप, इस तरीके से दिखाई देगा। फिर हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर होती है क्योंकि प्लाज्मा के आसपास ही ये है। फिफ्थ होती है माइक्रोएंड्रिया। तो ये जो है ये होती है माइक्रोएंड्रिया। ये सेल्स के अंदर जो हमने बात की थी ना कि फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस जो है वो तो एक कठोर होने के बाद गोल होके हमें पता चल गया इसके अंदर DNA होगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर इसके बाहर जो है वो फ्लूइड है, और फ्लूइड के अंदर ही हम माइक्रोएंड्रिया को भी देख पा रहे हैं।
हैं। फिर हम देख पाते हैं साइटोस्केलेटन को, तो साइटोस्केलेटन क्या है, यहाँ पर हमें साइटोस्केलेटन दिखाई देते हैं। और सेंट्रियोल है, लाइजोसम हम यहाँ पर देख पाएंगे लाइजोसम को। उसके बाद हम देख पाएंगे साइटोप्लाज्म को, लाइजोसम्स को। और फिर यहाँ पर होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर ये छोटे छोटे जो आप देख पाएंगे रेडिश कलर के। और उसके बाद हम देख पाएंगे ये होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लास्ट होता है यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होती है न्यूक्लियस। फिर हम प्लांट सेल को देखेंगे। अब इनमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये जो एनिमल सेल होता है वो कुछ ऐसे इस शेप में दिखाई देता है, गोल शेप के अंदर। और यहाँ पर प्लांट सेल जो होता है उनके पास, क्योंकि अपनी प्लांट्स की एक डबल वॉल हम जिसको बोल पाते हैं, सेल की मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है, वो होती है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। इसमें भी एक न्यूक्लियस होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। उसके बाद में हम देख पाएंगे कि यहाँ पर भी प्लाज्मा की मेम्ब्रेन दी गई है। प्लाज्मा की मेम्ब्रेन के बाद में यहाँ पर वैक्यूलस जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसके अलावा हम देख पाएंगे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब, ये जो ग्रीन सब्सटेंस आप देख पाएंगे ये होता है किसी भी प्लांट को कौन सा कलर आया हुआ है, ग्रीन आया हुआ है, ऑरेंज आया हुआ है, उसके फ्रूट्स का क्या कलर है। तो ये सारा का सारा काम यहाँ पर इनका होता है। और उसके बाद हम देख पाएंगे सेल वॉल को, जो कि ऑब्वियसली ये सेल वॉल है, जो कि ऑब्वियसली एनिमल प्लांट्स उनके अंदर हमें दिखाई नहीं देती थी, केवल और केवल प्लांट्स के अंदर ये होती है। नेक्स्ट होता है बैक्टीरिया सेल, जो कि सबसे पहले आपको कैप्सूल की शेप में दिखाई देता है। इसी वजह से यहाँ पर इसका जो सेल की एक तरीके से वॉल होती है उसको भी कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इनकी भी एक सेल वॉल होती है। तीसरा, इसके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसका काम होता है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर आए और कौन सी चीज़ को वो आने ना दे अंदर। फोर्थ हम देखते हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी है। फिफ्थ, यहाँ पर फूड ग्रेन्यूल भी है। प्लाज्माइड यानी कि डीएनए को हम यहाँ पर देख पाते हैं। राइबोसम्स यहाँ पर होते हैं जिनका काम ही होता है कि डीएनए को जो यहाँ पर बैक्टीरिया बोल रहा है प्रोटीन बनाने का, वो प्रोटीन बनाने का। और हम देख पाते हैं फ्लैग्मेम, जो कि इसकी एक टेल की तरह काम करता है। खैर, सेल टाइप्स की बात करें तो सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक एंड दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, देखिए ये सबसे पहली फॉर्म है जो अर्थ के ऊपर आए थे। सिंगल कोल्ड ऑर्गेनिज्म इनसे बनते थे, जैसे कि अमोबा हमने बात किया, तो बहुत सिंगल सेल से बनते थे। ये बैक्टीरिया जैसे ही आप इन सेल्स को देख पाएंगे, इन्हीं को प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। सेल टाइप इसमें बैक्टीरिया एंड आर्की दोनों ही आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसके 3 आर्किटेक्चरल रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है सेल एविलियोप, दूसरा हम देखते हैं जो कि है साइटोप्लाज्मिक रीजन, और थर्ड होता है फ्लैगिला एंड पीली। तो फ्लैगिलियम हम देख पाएंगे, ये जो होती है ये होता है फ्लैगमिलियम, और इसी के ऊपर हम पील को देख पाएंगे। इसके अलावा जो कैप्सूल की बात कर रहे थे, ये जो कैप्सूल के शेप है ये होता है यहाँ पर। उसके अलावा हम देख पाएंगे जो कि है साइटोप्लाज्मिक रीजन, तो ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको बाहर की बाउंड्री, ये होती है साइटोप्लाज्मिक रीजन। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये जो सेल होते हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो मेम्ब्रेन क्या होती है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेम्ब्रेन एक होती है सेल वॉल, सेल के बाहर की दीवार, यानी कि बाहर से कोई भी चीज़ सेल के अंदर ना आ पाए। फिर होती है एक सेल की मेम्ब्रेन। अगर कोई बैक्टीरिया के अंदर भी कोई वायरस वगैरह जाना चाहता है तो मेम्ब्रेन का काम है कि वो कौन सी चीज़ को बाहर जाने देगी और कौन सी चीज़ को अंदर आने देगी। इससे आप समझ सकते हो कि एक दीवार है और दीवार के बाद में भी एक सिक्योरिटी के लिए कोई छोटी सी चीज़ आपने पतली सी बनाई हुई है। तो ये हो गई सेल वॉल और ये हो गई मेम्ब्रेन। सेल वॉल से कोई भी अंदर आ भी सकता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बिठाया हुआ है और उनको बोला हुआ कि देखिए ये चीज़ों को आप बाहर जाने दीजिए, दरवाज़ा खोल के इनको अंदर मत आने दीजिएगा। तो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर। लेकिन ये एक्चुअली में हम देखते हैं कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनिज्म है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियड की बात करें तो न्यूक्लियड जो है जहाँ पर डीएनए होता है, तो डीएनए हमें ऑब्वियसली हर सेल के अंदर मिलेगा, ऐसे ही यहाँ पर प्रोकैरियोटिक के अंदर भी मिलता है। जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका साइज़ 0.5 से 2.0 तक का माइक्रोमीटर का डायमीटर में होता है, उनके अंदर ये ज़्यादातर मिलते हैं। दूसरा हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल को। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके बाद में मेम्ब्रेन होती है। तो ऑब्वियसली ये एनिमल सेल है, इसकी सेल वॉल तो हमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम क्या देखेंगे, इसके न्यूक्लियस को देखते हैं और न्यूक्लियस के बाहर में एक मेम्ब्रेन भी हमें दिखाई देती है। ये क्या है, मेम्ब्रेन है। तो ये पूरी की पूरी एक मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर फंगई, प्रोटाइस्ट, प्लांट, एनिमल सेल, ये सब सेल्स के अंदर ये पाई जाती है।
स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमें सबसे पहले समझना होगा स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसके बाद न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, सेल ऑर्गेनिज्म, जिनके अलग अलग यहाँ पर फिर बॉडीज़ हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही पतली, डेलिकेट होती है, इलास्टिक की होती है, यानी कि इसको खींच सकते हैं, और लिविंग एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है, देखिए परमिएबल का मतलब होता है किस चीज़ को आप अपने अंदर जाने दें। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, सेमी अगर किसी चीज़ के आगे लग गया तो यानी वो अधूरा है, आधा उसको हमको कर सकता है। तो परमिएबल का मतलब होगा कि आपने कभी मिट्टी को देखा होगा ऑब्वियसली, यानी कि इस मिट्टी से हम क्या बात कर रहे हैं, सोइल की। तो सोइल के अंदर अगर आप पानी को डालेंगे, वाटर को डालेंगे, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो सोइल है उसके अंदर चला जाएगा। ये होता है परमेबिलिटी, कितना उसके अंदर जा सकता है। कपड़ा आपने देखा है, क्लॉथ देखा है, क्लॉथ में अगर आप पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली वो भी उससे आर पार हो जाएगा, क्लॉथ के अंदर चला जाएगा। लेकिन यही वाटर के साथ में जब आप कुछ चीज़ों को और डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपने जो कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, वो बहुत छोटे करके, या फिर जो शुगर होती है उसको क्या कर दिया आपने, पानी के साथ में किसी क्लॉथ पे डाल दिया। क्या किया क्लॉथ ने पानी को तो सारे को अपने अंदर ले लिया, लेकिन शुगर को अपने ऊपर कर दिया, बाहर ही रख दिया। ये होती है सेमी परमेबिलिटी। किसी चीज़ को आप कंप्लीटली अपने अंदर जाने दे रहे हो, किसी चीज़ को आप अपने अंदर नहीं जाने दे रहे हो। थिकनेस इनकी वेरी करती है 75 से 110 डिग्री तक की। ये इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपिक है उन्हीं के ऊपर इसको केवल और केवल ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसका काम क्या होता है, चलिए समझते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक्चुअली में काम क्या होता है। इसका काम होता है कि जो साइज़ और शेप है यहाँ पर हमारे सेल की, उसको ये मेंटेन रख सके। इसके अलावा जो इंटरनल कंटेंट होता है सेल का, उसको भी प्रोटेक्ट रखे ताकि कोई भी बाहर की चीज़ ऐसे ही अंदर ना आ जाए। ये रेगुलेट कर सके कोई भी एंट्री या एग्जिस्ट जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, जो भी बाहर जाना चाह रहा है यहाँ पे उसको। और ये जो होम्योस्टेटिस होता है उसको भी मेंटेन कर सके, यानी कि जो चीज़ जैसी है, जितने टेम्परेचर पर रहनी चाहिए, जितनी उसको लिविंग के लिए कंडीशंस की ज़रूरत होती है, उन सबको मेंटेन करना काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। फिर हम देखते हैं सेल वॉल को, जो कि मोस्टली किस में पाई जाती है, प्लांट सेल्स के अंदर मिलती है। अब इसके अंदर पेक्शन, सेलुलोज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बाद में होती है, हेमीसेल्यूक्यूस इसके अंदर होता है। तो ये होता है सेल वॉल। नॉन लिविंग एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ये सेल की होती है, प्लांट्स और बैक्टीरिया दोनों में मिल जाती है। टफ हो सकती है, रिजिड हो सकती है, कभी कभी किसी किसी सेल में फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्शन। ये कभी पतली भी हो सकती है। मान लीजिए कोई प्लांट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एप्पल का जो प्लांट्स होता है उसके अंदर उसकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिन है, इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है। लेकिन हम एग्जांपल लेते हैं उसके बाद में गवावा का, जो कि क्या है, थिक है। तो ये थिन और थिन डिपेंड करता है कि किसके अंदर ये है। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर हो सकता है, एक ही लेयर ना हो, अलग अलग लेयर से बनकर ये बना हुआ। थिकनेस वेरी कर सकती है 50 से 1000 ए की। फंक्शंस की बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो अगेन फंक्शन वही है, शेप, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। सेल को ये सारी चीज़ उसको दे के रखनी होती है। ये नहीं चाहती है कि इसके जो सेल है वो ड्राई हो जाए, तो इसी वजह से ये क्या करती है, एक तरीके से ड्राइंग होने से उसको प्रिवेंट करती है। सेल वॉल है, दीवार की तरह से ऑब्वियसली सुरक्षा का ये काम करेगी। हम लोगों ने अपने घरों की दीवार क्यों बनाई हुई है, ताकि हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सेफ्टी हो सके। तो वैसे ही आप इसको याद रख सकते हैं। सेल का जो एक्सपेंशन है, कहीं सेल बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो उसको भी रोकती है, एक लिमिट में रखती है कि इतना ही तुमको रहना है। और जो बाहर के पैथोजन है, पैथोजन्स क्या होते हैं, बीमारी, डिजीज़ फैलाने वाले जो कैरेक्टर हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं किसी भी सेल के लिए, उसको ये बाहर से अंदर आने से रोकती है। फिर हम चलते हैं न्यूक्लियस की तरफ में। न्यूक्लियस हमने देखा कि ये हमारा पूरा एनिमल सेल है, उसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन यहाँ पर है, हम देख पाएंगे रिबोसोम को, हम देख पाएंगे यहाँ पर गोल्गी बॉडीज़ को। तो उसी के बीच में न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस क्या है, स्फेरिकल बॉडी है, स्फेयर के अंदर ये दिखाई दे रहा है। इसी के अंदर बिल्कुल सेंटर में ये होता है एनिमल सेल के, और इसका डायमीटर होता है लगभग 10 से 25 माइक्रोमीटर का। हम देख पाते हैं कि ये हर सेल में होता है एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल के, क्योंकि उनके अंदर ट्यूब सेल्स होती हैं, सही वे। तो रेड ब्लड आरसीबीज जो होती है उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, अगर ऐसे स्टेटमेंट आ जाए तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। फिर हम देखते हैं कि वेल डेवलप्ड होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, दोनों में ही न्यूक्लियस ऑब्वियसली पाया जाता है। और कुछ ऐसे हैं जो बैक्टीरिया जो कि जिसमें ये अंडर डेवलप मिलता है। फिर ब्लू ग्रीन एल्गाई जो होती है, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोला जाता है, उसके अंदर भी अंडर डेवलप्ड है, बहुत
पूरे तरीके से डेवलप ये नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो अनयूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि उनके अंदर एक न्यूक्लियस होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगी, एक न्यूक्लियस यहाँ एक और यहाँ पे हो जाएगी। उसका क्या एग्जाम्पल है? उसका एग्जाम्पल होता है स्केलेटल जो मसल सेल्स होते हैं। तो स्केलेटन के अंदर जो होते हैं मसल्स के सेल, उनमें कभी कभी न्यूक्लियस जो होती है एक सेल के अंदर दो हो जाती है। न्यूक्लियस अब हम डिटेल में देखेंगे। न्यूक्लियस के ऊपर देखते हैं कुछ पोर्स होते हैं, यानी कि गड्ढे होते हैं। न्यूक्लियोसिस जो है वो इसके अंदर मिलेगा। न्यूक्लियर एनवेलोप हमें दिखाई देता है, जो कि ये एक मेम्ब्रेन टाइप में है जिसके अंदर ये ऑब्वियसली बंद है। फिर हम देख पाएंगे छोटी छोटी इनवायरिंग को, जिनको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी सेल के ऊपर है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि ये बनी हुई है और इसको रखे हुए हैं, तो ये होती है साइटोप्लाज्म। और इसी के अंदर हम देख पाएंगे क्रोमोमेटिन को। न्यूक्लियस की एक डबल लेड कर्विंग होती है जिसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला जाता है। मेम्ब्रेन ऑब्वियसली आप समझ चुके हैं, जहाँ पर भी डबल लेयर से वर्ड आएगा वो क्या होगा? मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर पॉल्स होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या है? पोर्स है। कलरलेस डेंस, और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रिवेंट होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर, जिनको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इनका कोई कलर नहीं है, कलरलेस होते हैं जो भी न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म राउंड शेप न्यूक्लियस को अपने अंदर रखते हैं। ये पूरा पूरा नेटवर्क है और इसी से क्या निकला हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्म निकला हुआ है। तो फाइबर्स की तरह, जैसे फाइबर आपने धागे को देखा होगा किसी कपड़े में, उसी की तरह हम देख पाएंगे कि न्यूक्लियस से कैसे निकल रहे हैं? धागे की तरह निकल रहे हैं। फाइबर्स जो है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, कंपोज्ड होते हैं। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक क्या होता है? एसिड डीएनए। जो डीएनए की हम बात करें वो एक्चुअली में यही होता है, इसी के अंदर होता है। तो हमेशा डीएनए कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। और यही डीएनए का काम होता है कि उसको प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है। क्या बॉडी में फ़िलहाल ज़रूरत है वो उस पर काम करता है। न्यूक्लियस के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्रोमोसोम, ऑलरेडी हम इसको समझ चुके हैं। इसी के अंदर ये जो क्रोमोटाइम फाइबर है जो हम बात कर रहे थे, फाइबर निकलता है। इसी से फिर हम देख पाते हैं कि क्रोमोमेटिन बनता है। क्रोमोमेटिन के अंदर ही यहाँ पर हिस्टोन होते हैं, छोटे छोटे हिस्टोन्स को जब आप और खोलेंगे तो डीएनए बनेगा। डीएनए को और खोलेंगे तो जीन्स बनेंगे, और ये पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से अगर आप छोटी छोटी इकाइयों में जाएंगे तो ये आप फोटो देख पाएंगे। तो क्रोमोसोम जिसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए जिसके अंदर जीन्स होते हैं, उसी को एक्चुअली में डीएनए बोला जाता है। जीन्स का काम होता है कि हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना। हेरिडेटरी क्या होता है? आपके जो पूर्वजों के अंदर आपको जो जन्म से चीज़ें मिलने वाली हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपकी दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना, ताकि आप जैसा ही, जैसे पेरेंट्स के लुक अलाइक बच्चे होते हैं, दिखाई देते हैं जो माता पिता के जैसे, वो काम होता है डीएनए का। फिर हम देखते हैं कि इनको और भी काम होता है न्यूक्लियस का, जैसे कि सेल के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? कि मैकेनिकल जो एनर्जी बनानी होती है वो होता है मेटाबॉलिज्म। तो ये जो एनर्जी का काम करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है, प्रोटीन कौन सा चाहिए, ग्रोथ करवानी है, सेल को डिवाइड कराना है, ये सारा काम होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस सिंथेसाइजर के अंदर एक रिबोन्यूक्लियस एसिड भी होता है, आरएनए भी होता है। तो हमने देखा कि आरएनए जो होता है और डीएनए जो होता है वो दोनों ही एनिमल सेल में न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में हम देख पाएंगे कि प्लांट सेल में डीएनए नहीं होता है। प्लांट सेल में केवल और केवल आरएनए पाया जाता है। सो आरएनए हमने देखा कि क्या है? रिबोन्यूक्लियस एसिड, और डीएनए क्या है? डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लियस एसिड। तो ये पूरा का पूरा काम है। डीएनए जस्ट क्या करता है? न्यूक्लियस से कभी भी बाहर नहीं जाता है। डीएनए न्यूक्लियस में आरएनए को एक मैसेज देता है। आरएनए जब सेल से बाहर निकलेगा, डीएनए से बाहर निकलेगा, तो वो बन जाएगा मैसेंजर आरएनए, क्योंकि उसके पास एक मैसेज है। वो लेके जाएगा उसको राइबोसोम्स तक। राइबोसोम्स उस मैसेज को पढ़ेगा और उसके बाद जो मैसेज में लिखा होगा प्रोटीन बनाने का, काम करने का, वो उस पर अपना काम शुरू कर देगा। और क्योंकि राइबोसोम्स यहाँ पर सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर है, तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा काम होता है। इसी के अंदर एक होता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। अब हमने न्यूक्लियस को पूरा पढ़ लिया, अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म को। तो साइटोप्लाज्म जो है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। साइटोप्लाज्म एक्चुअली में एक जेली लाइट मटेरियल है जो कि 80% वाटर से बना हुआ होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इन दोनों के बीच में है, क्योंकि ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है यहाँ पर? ये न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच में जो आप ये फ्लूइड देख पा रही हैं, पानी लाइक जैसे वाटर होता है, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के एक क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है जिसको साइटोसोल भी बोला जाता है। वेरियस इसके अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो वाटर आप इसको मान लीजिए, पानी के अंदर हमें देखा है छोटी छोटी और चीज़ें होती हैं, तो और जो सारी चीज़ें वो एक्चुअली में साइटोप्लाज्म के अंदर ही में मिलेंगी।
इसके पार्टिकल्स में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इनऑर्गेनिक आयन, ये सब हमें यहाँ पर साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। इसमें और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के लिए यहाँ पर अलग अलग जाने जाते हैं। कुछ इसके ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या था, जिसको आप 5 लाख गुना बड़ा करके, कोई चीज़ इतनी छोटी है, आप इसको अगर इसके साइज़ को जब देखना चाहते हैं और उसको क्या करोगे 5 लाख गुना कर दोगे, टाइम्स कर दोगे, तब आपको ये प्रॉपरली दिखाई देगा। तो वो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ग्रैनुअल एंड डेंस ये ज़्यादा एनिमल सेल में मिलता है और प्लांट सेल के अंदर ये काफ़ी थिन होता है, इतना पतला होता है। फिर हम चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमने ऑलरेडी देखा, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर में ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है और स्ट्रक्चर की शेप क्या है वो आप यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, बीच से एक और निकल रहा है, फिर यहाँ पर है। तो ये बाउंड्री जो इसकी है वो ऐसे बन के ऐसे बनी हुई है, बीच से निकला हुआ है, फिर यहाँ से इस तरीके से होके ऐसे बना हुआ है। ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ ER भी बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक के E को लेके और रेटिकुलम के R को लेके इसको ER के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर हम राइबोसोम्स को देख पाते हैं। अब राइबोसोम्स का मैंने पहले ही बताया काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। और इसी के अंदर स्मूथ ER भी होता है, रफ भी होता है। रफ कैसे होता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं बहुत सारे, तो रफ हो गया। देखिए स्मूथ और रफ का फ़र्क क्या होता है। रफ होता है कोई चीज़ रफ है, सख्त सी है, कड़ी सी है, तो आप किसी कपड़े के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर कुछ चीज़ों को लगा दोगे और उसको हाथ से टेक्सचर लेना चाहोगे तो आपको कहीं कहीं पे कुछ कुछ चुभेगा, वो जाएगा रफ। और स्मूथ क्या होता है, सिल्की लाइक, कि आप कुछ भी ऐसे फेर रहे हो तो बहुत स्मूथ है, बहुत ही अच्छे से जा रहा है, कहीं पे भी बीच में कोई भी रुकावट नहीं आ रही है। तो ऐसे ही स्मूथ ER भी होता है। स्मूथ ER के ऊपर आप राइबोसोम्स को नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल ER है, नॉर्मली है, और इसकी शेप भी जो है वो एक्चुअली में रफ ER से थोड़ी सी अलग होती है। अब हम समझते हैं ये है क्या। ये नेटवर्क है ट्यूबुलर एंड वस्कुलर स्ट्रक्चर्स का। ट्यूबुलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ट्यूब्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ट्यूब्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वेसिकुलर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ये क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मिले हुए हैं। कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी मिले हुए होते हैं। हमने देखा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एक्चुअली के अंदर, इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो कुछ ऐसे पार्ट हैं जो यहाँ पर इससे मिले हुए होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन से मिले हुए होते हैं। अब सेल की भी हमने एक मेम्ब्रेन को आराम से पढ़ा था। 2 टाइप ये होते हैं, एक होते हैं स्मूथ वाले जिसको बोला जाता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, दूसरे होते हैं रफ जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम होता है इंटरनल सपोर्ट देना। साइटोप्लाज्म जो है उसको ये सपोर्ट करता है। RER रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम होता है कि वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करे और जो भी यहाँ पर प्रोटीन चाहिए सेल्स को वो मेम्ब्रेन के अंदर उसको प्रोड्यूस करे। स्मूथ का काम होता है कि जितने भी लिपिड हैं सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर उनको ये क्या करे, सिंथेसाइज करे। अब लिपिड्स का क्या काम है, एनर्जी को प्रोवाइड करवाना। लीवर सेल के अंदर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख पाते हैं जो कि डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स एंड पॉइजन को। तो इसका काम ही क्या होता है, एक लीवर हमारा है जिसका काम है चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करना। और मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर ड्रग्स चली गई हैं या फिर जहर चला जाता है तो वो काम होता है जो कि फूड के अंदर चला ही जाता है ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से उसको लेने की ज़रूरत है। कई बार बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिनके अंदर वो ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उन्हीं को डिटॉक्सिफाई करना, उसके जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने का काम यहाँ पर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये हमें कहाँ मिलता है, इंसानों के अंदर लीवर सेल्स में। फिर हम देखते हैं कि मसल सेल के अंदर भी यहाँ पर स्मूथ ER होता है जिसका काम होता है कैल्शियम के आयंस को स्टोर करके रखने का। तो अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में इनका काम होता है। फिर हम देखते हैं गोल्गी बॉडी को कि उसका क्या काम है। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर अब हम देख पाएंगे ER को, ER के ऊपर यहाँ पर कुछ राइबोसोम्स है, राइबोसोम से बाहर निकलते यहाँ पर गोल्गी बॉडी होती है। गोल्गी बॉडी के अंदर हम देख पाएंगे लाइसोसोम्स नाम के कुछ ये कैरेक्टर आप यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनके अंदर में कुछ होते हैं वेसिकल्स और ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका क्या काम है, चलिए इसको भी समझते हैं। इसके अंदर जो लाइजोमोम्स है उसके अंदर हम देखेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और मेम्ब्रेन इनकी एक होती है। तो पहले मेम्ब्रेन होगी, उसी के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। ये स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन सेट आते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पूरे के पूरे में पाए जाते हैं।
इसके अंदर हाइड्रोओलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रो ऑब्वियसली पानी से मिले हुए, और लाइटिक यानी कि जो कि थोड़े से सोल्टी सा इसमें हम टेक्सचर बोल सकते हैं। ज़्यादातर ये मोस्ट एनिमल सेल्स के अंदर ही पाया जाता है और कुछ प्लांट सेल में भी मिल जाता है, लेकिन बहुत कम है। अब इनका काम क्या है? इनका काम होता है कि जो लार्ज मोलिक्यूल्स आते हैं उनको डाइजेस्ट करवाने का। इनका काम होता है कि कोई भी अगर फॉरेन इन्वेडर आता है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, तो उससे प्रोटेक्ट करना हमारे न्यूक्लियस को, हमारे सेल को। और इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं उनको भी डिग्रेड करना, उनको भी क्या करना, मार के और दोबारा से ख़त्म कर देना, ताकि कैंसर सेल में वो लोग परिवर्तित ना हो। इनका ये भी काम है कि जो डेड सेल हो जाते हैं उनके ऊपर ऑटोलाइसिस को परफॉर्म करना, कि उनको बिल्कुल जो एक हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि डेड ह्यूमन बींग हो गया तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि उसको ख़त्म करने के लिए एक अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वो काम ऑटोलाइसिस का एक्चुअली में करने का काम होता है लाइसोसम्स का। फिर इसी गोल्गी बॉडीज़ में एक होता है जो कि नाम से जाना जाता है वैक्यूलियस। तो वैक्यूलियस के ऊपर हम देखते हैं उसके अंदर टोनोप्लास्ट होता है, वैक्यूलियस यहाँ पर है। तो ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर, ये हम दोबारा से देखेंगे। बार बार मैं फोटोज इस वजह से लेके आ रही हूँ ताकि आप पीछे वाली पढ़ाई चीज़ों को ना भूलें। तो न्यूक्लियस है सेल की, सेल मेम्ब्रेन है। इसी के बाद हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में हम देखेंगे स्मूथ ईआर को। एंडोक्राइन यहाँ पर आ गया है। उसी के बाद में हम आगे बढ़ गए थे गोल्गी बॉडीज़ में, और इसी गोल्गी बॉडीज़ के अंदर एक है वैक्यूलो। तो सिंगल मेम्ब्रेन है, ये लिक्विड से या तो वाटर, शुगर या आयन से भरी हुई होती है। एनिमल सेल्स में ज़्यादातर मिलते हैं, टेम्परेरी है, बहुत कम होते हैं, इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। प्लांट सेल के अंदर ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, हमारे यहाँ पे क्या है, छोटे साइज़ में मिलेंगे। और फंक्शन इसका होता है कि इसको अलग अलग जो सब्सटेंसेस है उनको स्टोर करके रखना है। इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है सेल का, उसको भी ये क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है किसी सेल का, उसको भी इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। कि सेल के ऊपर मान लीजिए कोई प्रेशर आ रहा है तो उसको इन्होंने मेंटेन किया। कुछ फूड के पार्टिकल्स होंगे एमोबा सेल्स के लिए, उनको ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और रिजिडिटी देता है प्लांट सेल के अंदर कि वो क्या कर सकते हैं, सख्त बनकर रह सकते हैं। फिर गोल्गी बॉडीज़ के अंदर ही हम आगे बढ़ते हैं जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम देख पाएंगे एक होता है डीएनए। डीएनए में यहाँ पर हमें राइबोसोम्स दिखाई देते हैं। फिर इसी के बाद में मैट्रिक्स होता है। डीएनए ये एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी का नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है। इसकी एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो ये स्मॉल रोड शेप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दो मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं। एक होती है ऑब्वियसली आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बहुत स्मूथ है और उसके अंदर एक्चुअली में हम देख पाएंगे कि वो बंद करती है पूरे के पूरे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड शेप में है, वो ऐसी की ऐसी नहीं है बल्कि कहीं से वो इस तरीके से है, कहीं से ऊपर है, कहीं से बाहर है। तो फोल्ड हुई हुई है, जैसे आप किसी क्लोथ को फोल्ड करते हैं, और इसी वजह से इसको फोल्डेड फॉर्म में जाना जाता है, जो कि क्रिस्टिया को दिखाती है। इनर कैविटी जो है इसके अंदर जो है उसके अंदर हम देख पाते हैं कि मैट्रिक्स होती है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर इसका खुद का डीएनए है जो अलग अलग एंजाइम के जो एक्शन उनको बनाने के लिए काम करता है। अब आप पूछेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का ह्यूमन या एनिमल सेल्स के अंदर काम क्या होता है, या ऑब्वियसली प्लांट सेल में भी क्या काम होता है। इसका काम होता है कि इसको एनर्जी बनानी पड़ती है। एनर्जी के लिए क्या करती है, एटीपी सेल्स को बनाते हैं, जिसका काम ही होता है मसल्स के लिए किसी भी चीज़ में एनर्जी को प्रोड्यूस करना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फूड्स को सजेस्ट किया जाता है कुछ प्लेयर्स के लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, और उनको बोला जाता है कि आप टूर्नामेंट से पहले इसको ले लीजिए। वो क्या करता है, वो ट्रिगर करता है एटीपीज को और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है कि और बनाओ, जिससे जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है मसल्स में या फिर आपकी जो स्ट्रेंथ के अंदर एनर्जी आती है खेलने के लिए, वो इससे बहुत बड़ा काम करती है। एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी देता है वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए। लिविंग सेल में आपको अगर खाना खाना है तो उसके लिए भी एटीपी चाहिए, कि बेसिकली ऊर्जा तो हर चीज़ के लिए चाहिए होती है ना, वो काम होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रोमोप्लास्ट की तरफ, जिसका काम होता है कि ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इसका काम होता है पिगमेंट को देना। पिगमेंट क्या है, जैसे कि कैरोटीन एक पिगमेंट है जो कि कैरेट में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर ऑरेंज है। मैंगो के अंदर पाया जाता है जेंथोफाइल 2, इसके वजह से जो मैंगो है उसका कलर हमें यहाँ पर येलोइश दिखाई देता है। टमाटो के अंदर है लाइकोपियन जो कि हमें रेड कलर दिलाता है। तो ये अलग अलग जो कलर्स होते हैं लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स, वेजिटेबल के अंदर, उनको प्रोड्यूस करता है। पिगमेंट्स प्रोड्यूस करना इसका काम होता है। लास्ट हम सेल के ऊपर पहुंच चुके हैं जो कि है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इन दोनों में क्या फ़र्क है। एनिमल सेल जो होते हैं वो जर्नली स्मॉल होते हैं साइज़ के अंदर, प्लांट सेल जर्नली लार्ज होते हैं।
सेल वॉल जो है एनिमल सेल में वो नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। यहाँ पर प्लास्टोसाइट्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर प्लास्टोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूलस छोटे साइज़ के होंगे और कम होंगे। वैक्यूलस जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ, साइज़ इनका ज़्यादा होगा और ज़्यादा मात्रा में प्लांट सेल में पाए जाएंगे। फिर हम देखते हैं सेंट्रिओल्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर सेंट्रिओल्स एब्सेंट होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे मेन आर्टिकल्स की तरफ। कह रहा है फ्री डीएनए चेंज 25 मिलियन ईयर्स अगो इज़ वाई ह्यूमन लैक टेल्स। देखिए ह्यूमंस का लगभग 25 मिलियन पहले यानी कि 2.5 करोड़ साल पहले एक डीएनए में बदलाव आया, जिसके कारण आज के जो ह्यूमंस हैं उनकी पूछ नहीं होती है। देखिए जब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल फीचर्स की, एप्स की जब हम बात कर रहे हैं तो मंकीज से थोड़ा सा अलग होते हैं। मंकी क्या होते हैं? बंदर होते हैं। और एप क्या है? एप को हम देख पाएंगे कि जिनको आदि मानव भी बोला जाता था, या फिर आप एप के अलग अलग अभी भी फॉर्म देख सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं चिंपैंजीज को, ह्यूमंस को, गोरिल्लास को, इन सभी की पूछ नहीं होती है। खासकर इसमें गिबॉन भी एक पार्ट बनाता है। और ये क्यों पूछ नहीं है, यही हमें समझना है। इनकी टेल बोन भी नहीं होती है, पूंछ के लिए एक जो हड्डी चाहिए होती है वो भी इनमें नहीं पाई जाती है। ये कैसे हो गया? तो साइंटिस्ट इस रिसर्च में ऑब्वियसली लगे हुए हैं। सबसे पहले हमने अब समझ ही लिया है कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे सेल से बना हुआ है और सेल के अंदर डीएनए होता है जिसके अंदर जीनोम होता है। जीनोम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोटीन बनाने का काम करवाती है, या फिर जिसको वर्क हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, जिसका काम होता है यहाँ पर सारा का सारा काम करवाने का। हर जो प्रोटीन होता है उसके अंदर स्पेसिफिक सेक्शन होता है जीनोम का, जिसको हम एक जीन बोलते हैं। देखिए सभी के जब ये जो सेल होते हैं वो प्रोटीन या जीनोम से नहीं बनते। फॉर इंस्टेंट कुछ ऐसे सेल हैं जैसे कि पेनक्रिएटिक सेल, जिनका काम होता है इंसुलिन को बनाना, बट स्किन सेल ऐसे होते हैं जिनका काम नहीं होता इंसुलिन को बनाना। तो हर सेल का अपना अपना काम है, हर सेल अपना अपना काम करता रहता है। सेम काम वो ज़रूरी नहीं है कि करे। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीनोम सीक्वेंस करना शुरू किया 1990 के दशक के अंदर। तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंपल बैक्टीरिया है जो अपने जीनोम्स को काफ़ी कॉम्पैक्ट रखते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स उनकी होती है। तो बैक्टीरिया जीनोम के अंदर हम देखेंगे कि जीन्स जो होते हैं वो एक्चुअली में एंड्स की तरह यहाँ पर लगे हुए होते हैं, कि पेड़ की तरह बने होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको सेल जीन्स ये सब समझा चुकी हूँ। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि एक अल्लू एक्सीडेंट के नाम से एक थ्योरी है यहाँ पर। इसका मतलब होता है कि लगभग 25 मिलियन साल पहले क्या हुआ था कि 25 मिलियन साल पहले एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक जो कॉमन मंकी था, उस मंकी की जो हमारी देखिए एक मदर होती थी, ग्रैंड मदर भी उसको बोल सकते हैं। तो वो जो ग्रैंड मदर थी, वो जो मंकी थी, उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक बन गया मंकी, दूसरा बन गया एप। तो ये जो एप थे इनकी क्या थी? पूंछ नहीं थी। अब ये जो एप थे इनकी पूंछ ना होना, ये लीनिएज जो है इसको सेपरेट कर देता है, क्योंकि अब एक मंकी है जिसकी पूंछ है, अभी तक पूंछ चल रही है। एक बन जाते हैं एप जिनकी कोई पूंछ नहीं है। अब उनके जो बच्चे होंगे वो भी एक्चुअली में एप जैसे होंगे और वो भी टेल लेस होंगे। अभी तक यूजुअली जितने भी मैमल्स हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो भी मैमल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। मैमल्स यानी कि जो अपने बच्चों को पैदा करने के लिए अंडे नहीं देते, डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, वो मैमल्स के नाम से जाने जाते हैं। जितने भी मैमल्स हैं मोस्टली उन सब की पूंछ होती है, सिवाय एप्स के और ह्यूमंस के। अब यही माना जाता है कि ये इस कारण से हुआ क्योंकि एक अल्लू एलिमेंट होता था डीएनए के अंदर या जीन के अंदर, और वो एलिमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ी आ जाती है। एक जाइनोट नाम के क्रिएचर के अंदर सबसे पहले ये होता है, क्योंकि उनके पास भी शुरू में ये नहीं था, और ये एक्सीडेंट से हो जाता है। क्योंकि ये एक्सीडेंटली हुआ था, सोच समझ के नहीं किया गया था ऑब्वियसली, जिस वजह से ये जो नई की एक लीनिएज है पूरी की पूरी, वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि इसी के लिए न्यूयॉर्क की तरफ से यहाँ पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी की और उन्होंने द नेचर में उसको छापा फरवरी के अंदर। उन्होंने बताया कि डीएनए जो है उसके अंदर 31 जीन्स ऐसे हैं जो टेल फॉर्मेशन के लिए काम करते हैं। मैंने टोटल आप लोगों को कितना बताया था कि 30,000 हमारे डीएनए में जीन्स होते हैं। इनमें से 31 ऐसे जीन होंगे जिनका काम होता है टेल से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन का रखना और टेल की जनरेशन में फॉर्मेशन में हेल्प करना। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये जो 31 जीन है इसके अंदर जो चेंज आया था उसी की वजह से ये जो टेल थी वो यहाँ पर हट जाती है। तो डीएनए सीक्वेंसेस का हम डिटेक्ट जब करते हैं
तो हम देख पाते हैं कि कोज़ यही हुआ था कि यहाँ पर कुछ चेंज आ जाता है जब इनका बर्थ हो रहा था, और बर्थ होने के बाद ये होता है। अब देखिए इतना आसान नहीं होता, आप सोचेंगे कि ये चेंज तो कभी इतनी जल्दी हो जाना चाहिए। मैं फिर से बता रही हूँ 25 मिलियन साल पहले हुआ था। तो प्रोबेबिलिटी आप मैथ की यहाँ पर लगा सकते हैं 30,000 जीन्स है, उनको कितने ज़्यादा समय के बाद में यहाँ पर कोई जीन्स का चेंज आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई इंसान है जो सन के अंदर डायरेक्टली जो रेडियो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सनरेज आती है, उनके अंदर अगर वो आ जाता है, अल्ट्रा वायलेट यूवी जो रेज आती है उनके अंदर वो डायरेक्ट रहते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए, तो उनके जो डीएनए होता है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आने लग जाता है। वो डीएनए के चेंज की वजह से उनकी जो बॉडी होगी उसमें क्या हो जाएगा, कैंसर तक हो जाता है, राइट। तो इसमें अलग अलग चीज़ों से इम्पैक्ट होता है, अलग अलग इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। खैर यही एक डिफेक्ट था, इसी को प्रूव करने के लिए यहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये काम एक माइस के ऊपर किया। माइस क्या होती है, जो चूहा होता है, फीमेल चूहे के, उनके ऊपर इन्होंने रिसर्च की उसके डीएनए में से, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि हम लोगों को फिलहाल क्या आ चुका है, डीएनए में से जीनोम को चेंज करना आ चुका है। तो उसी में उनके डीएनए में से उन्होंने जो जीन की यहाँ पर बात की जा रही है, जाइकोट नाम का एक वो है, उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। उसका जो रिजल्ट आता है बाद में, तो एक पहली ऐसी माइस बनी है जिसको पूंछ नहीं आती है। तो इसी वजह से साइंटिस्ट इस पर इतना पक्का दावा कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डिफरेंट अप्रोचेस टू एआई रेगुलेशन, यानी कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस सामने आ रही हैं, अलग अलग तरीके सामने आ रहे हैं। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सर्टेन डेवलपमेंट का एक स्पेस बन गया है कई सालों से, खासकर 2023-24 से हम देख पाएंगे। चैट जीटीपी जब आता है तो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लेकर आता है यहाँ पर एआई के अंदर। उस रेवोल्यूशन के बाद से काफ़ी सारी समस्याएं भी होनी शुरू हो जाती है। हम देख पाते हैं कि एआई की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर कोई अधिनियम नहीं थे, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं थी, लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं। किसी का भी फेक यहाँ पर वॉइस को बना दिया जाता है, किसी के भी फेस का इस्तेमाल कर लिया जाता है, किसी का भी डीप फेक बना दिया जाता है, कोई भी गलत मैसेज क्रिएट कर दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से परेशान होके ऑब्वियसली अलग अलग जो यहाँ पर कंट्रीज़ है वो आती है एआई के रेगुलेशन के लिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक ऐसे डेवलपमेंट नहीं हुए थे, तो अभी तक इसकी कोई ऐसी रेगुलेशन भी नहीं थी। हम देखते हैं कि सबसे जो शुरुआती यहाँ पर कार्रवाई की जाती है वो की जाती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो यूनाइटेड नेशंस हमें ऑलरेडी पता है 197 मेंबर्स यहाँ पर है, इंडिया इसका एक मेंबर है, और ये एक रेजोल्यूशन सबसे पहले पास करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको क्या करना है, कुछ रेगुलेशन लेके आते हैं। उसी के बाद में एआई एक्ट बनाया जाता है यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, और इसके ऊपर कुछ कानून इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एआई पे। उसके बाद में यूके एंड चाइना, यूनाइटेड किंगडम और चाइना जो है वो भी एआई से रिलेटेड पार्लियामेंट के अंदर कानून लेकर आते हैं। यूएस के द्वारा भी यहाँ पर रेगुलेशन बनाई जाती है। हम देखते हैं अलग अलग कानून में अलग अलग कंट्रीज़ ने इसमें कैसे अपनी भूमिका निभाई है। तो देखिए कैसे यहाँ पर ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट की जाती है। माना जाता है कि एआई जो सिस्टम है वो एक्चुअली में समय की मांग है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसका इस्तेमाल ठीक से हो। इसी वजह से यहाँ पर एक एसोसिएटेड प्रोग्राम भी बनाना चाहिए जिसका काम हो कि यहाँ पर ऐसा रेगुलेशन हो ताकि वो ज़्यादा हार्मफुल लोगों के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। इसी वजह से एआई सिस्टम का अचीवमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाए कि 2023 तक जो हमने टारगेट बनाए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, जिनका काम है हमारे एफर्ट्स को वो ना तोड़ पाए। 3 डायमेंशंस में जो काम करेंगे, पहला डायमेंशन होता है सोशल डायमेंशन, सामाजिक स्तर पे, दूसरा है एनवायरमेंटल यानी कि जो पर्यावरण का स्तर है उसके ऊपर, और थर्ड होता है इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था के स्तर के ऊपर भी। तो इन सभी में काम करना होगा। उसी के लिए सबसे पहले ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन एक अप्रोच लेके आती है। ईयू ने रिसेंटली अपना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्ट को पास किया था, जिसका काम था कि गवर्नमेंट के द्वारा एआई को यहाँ पर रेगुलेट करना है, अधिनियम उसका करना है। इसमें उन्होंने जिस अप्रोच का काम किया था वो अप्रोच थी रिस्क बेस्ड अप्रोच, यानी कि रिस्क आप कितना ले सकते हो किसी से भी रिलेटेड, और उसी के आधार पर किस एआई को यहाँ पर फ्रीली यूज़ करने का मौका मिलेगा, लोगों तक दिया जाएगा या फिर किसको नहीं दिया जाएगा। सिस्टम के अंदर 4 कैटेगरीज को बनाया। पहली जो कैटेगरी थी वो थी अनएक्सेप्टेबल, यानी कि इसको तो बिल्कुल ही इतना रिस्क है तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता है। दूसरी को हम देख पाएंगे जो कि थी हाई रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क है। तीसरी की थी यहाँ पर लिमिटेड रिस्क या फिर मीडियम रिस्क इसको बोल सकते हैं, और फोर्थ थी मिनिमल कि बहुत कम है, ठीक है, इसको फ्रीली आप दे सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इन सभी के लिए अलग अलग गाइडलाइन बनाई।
कौन सी आपकी कैटेगरी के अंदर आपका इन्वेंशन आता है, एआई आती है, और उसके ऊपर किस तरीके से आपको काम करना होगा, क्या क्या लिमिटेशंस होंगी इनके ऊपर, ताकि जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके अधिकारों की यहाँ पर सुरक्षा हो सके। खास करके जो हाई रिस्क कैटेगरी है उसमें हम देख सकते हैं कि मैनिपुलेशन एक बहुत बड़ा यहाँ पर कारण है, कि कोई भी ह्यूमन मैनिपुलेट ना किया जा सके, मैनिपुलेशन ना हो उसकी। उसके अलावा हम देख पाएंगे कि इमोशनल रिकॉग्नाइजेशन, किसी के इमोशंस का, भावनाओं की यहाँ पर रिकॉग्नाइज करके फ़ायदा ना उठाया जाए, और मास सर्वेलियंस भी ना रखी जा सके, कि सभी के ऊपर क्या की जा रही है, बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। हालांकि ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए पूर्ण रूप से यहाँ पर मायने नहीं रखता था, गवर्नमेंट इनका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो इनको गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। फिर चाइना का स्टैंड इस पे आता है। चाइना ने भी जो अपना असेसमेंट है वो किया है रिस्क के बेसिस के ऊपर से, उन्होंने भी रिस्क बेस्ड जो अप्रोच है उसी को अपनाया है। कंट्री ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकाला और उसमें 3 इश्यूज़ पे बात की। पहला जो इशू है वो है एक्चुअली में कंटेंट मॉडरेशन, कि जितना भी कंटेंट बनेगा, चाहे उसके अंदर एआई से बनाया गया हो वो कंटेंट होगा, तो उसको किस मॉडरेशन के अंदर बनाया जा सकता है। और अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हो तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि एआई से जनरेट किया गया, ताकि जो यूजर है उसकी प्राइवेसी और उसका जो नीड है किसी भी चीज़ को, उसको यहाँ पे क्या किया जा सके, रोका जा सके। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। मान लीजिए कोई यूज़र है, उसका कोई पर्सनल डाटा है, ऑब्वियसली वो आपसे बातें कर रहा है, एआई से अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर हो रही हैं उसकी, तो उसका जो पर्सनल डाटा है उसको भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचा कर रखना है, सुरक्षित रखना है, ये भी एआई के ऊपर उन्होंने रखा। और थर्ड यहाँ पर था एल्गोरिथमिक गवर्नेंस, की एल्गोरिदम के द्वारा आप गवर्नेंस जो कर रहे हो वो सिक्योरिटी के ऊपर होनी चाहिए, एथिक्स उसमें बहुत बड़ा रोल निभाना चाहिए। फिर यूके की तरफ से फ्रेमवर्क आया, यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, इन्होंने एक्चुअली में अलग अप्रोच अपनाई। इन्होंने रिस्क को छोड़कर क्या किया है, इन्होंने प्रिंसिपल किया है कंटेक्स्ट बेस्ड अप्रोच को। अब ये कंटेक्स्ट बेस्ड क्या होता है, कंटेक्स्ट होता है किसी चीज़ से रिलेटेड। तो ये अप्रोच जो है इसका काम होगा कि मैंडेटरी आपको कंसल्टेशन लेनी होगी रेगुलेटरी बॉडीज से। आप जब भी अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बढ़ा रहे हो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे बेटर रेगुलेटरी करने के लिए आपकी क्या क्या एक्सपर्टीज़ हो। तो सभी जो यहाँ पर गवर्नमेंट है उसको आप बताइए। गवर्नमेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्रीजिंग यहाँ पर लगेगी उसका आपको लाइसेंस मिलेगा, डिसेंट्रलाइज्ड होगा, मोस्ट रेगुलेट किया जाएगा। ये पूरी की पूरी जो यहाँ पर हम देख पाते हैं अप्रोच है वो रहती है यूके की। इंडिया की पोजीशन की बात करते हैं तो ग्लोबल मूवमेंट बहुत चल रहा है, क्योंकि ग्लोबली सब के सब क्या करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं एआई के ऊपर में। ऐसी ही कुछ क्रूशियल एक लहर हम इंडिया के अंदर भी देख पाएंगे। इंडिया का लेबर फोर्स जो कि टेक्नोलॉजी कंपनीज में आज के समय में सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर, वो इंडिया कह रहा है कि हमारे यहाँ पर लगभग 10,000 डीप टेक के स्टार्टअप 2023 तक शुरू हो जाएंगे, 2030 तक एक्चुअली में 10,000। तो इतना सब होने की वजह से अगर इसी डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो ऑब्वियसली हम देख पाएंगे कि इंडिया को यहाँ पर 10,300 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं इंडिया एआई थ्रू इनहेंस्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, कि और ज़्यादा इसको बढ़ाया जाएगा, प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पर स्टार्टअप्स को कि आप इकोसिस्टम में लेके आइए। और इसके अलावा 10,000 यहाँ पर ग्राफिंग प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जा रही है, लार्ज मल्टी मोडल भी है, एआई बेस्ड रिसर्च कोलैबोरेशन की जा रही है। ये सब करने का कारण है इंडिया का, ताकि इंडिया अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड कर सके, बढ़ा कर सके। इंडिया का रिस्पॉन्स जो है वो इसकी कमिटमेंट के साथ में थोड़ा सा अलाइन करना चाहिए, मिला हुआ होना चाहिए। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मेंटेन करना है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया के जो एआई है उसको भी रेगुलेट करने के लिए जल्द से जल्द जो हमारे लेजिस्लेटर हैं उनको सामने आकर अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपनी जो रिसर्च है उसके ऊपर करके जल्द से जल्द कोई नियम कानून यहाँ पर लेकर आने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि है व्हाट बिहाइंड द लेटेस्ट यूएस चाइना ट्रेड फाइट। देखिए यूएस और चाइना के अंदर ट्रेड से रिलेटेड फाइट हो रही है। ट्रेड क्या होता है, व्यापार या विनियम भी हम इसको बोल सकते हैं। हम देख पाते हैं कि कैसे यूएस से जो है वहाँ से उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं और जो उनकी यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन, वो चाइना में गई हुई थी 5 दिन के लिए, और उसी के बाद वो वापस आती हैं और वहाँ के जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो एक रिमार्क देते हैं कैंपेन के ऊपर। कहते हैं कि चाइना जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेवल के ऊपर यहाँ पर चीप इलेक्ट्रिक कार्स को या व्हीकल्स जो है उनको बनाता है, सस्ते बनाता है,
और सस्ते बनाकर यहाँ पर यूएस की तरफ उनको भेज रहा है। अब यूएसए खुद में चाहता है कि वो भी इलेक्ट्रिक जो उनकी इंडस्ट्री है उसको बढ़ाए, तो ये यूएसए के लिए हानिकारक है ऑब्वियसली। वर्ल्ड में हम देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा फिलहाल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रहा है वो बना रहा है चाइना। इसका कारण क्या है, रीज़न है इसका लगभग 10 सालों से जो वहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है इलेक्ट्रिक स्टार्टअप्स के लिए, व्हीकल्स के लिए। तो अब वो लोग वर्ल्ड में लीडिंग यहाँ पर सबसे आगे बन गए हैं। अब हम देखते हैं कि यूएसए के अंदर तो ऐसी कोई सब्सिडीज़ नहीं दी जाती थी, सब्सिडी नहीं दी जा रही है, तो उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनता है वो प्राइवेट ही बनती है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट तो चाइना में भी बनेंगी, लेकिन उनको क्या है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो वो कम रुपए, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो कम उनका प्राइस रख सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है और जो बेचना है बाहर निकालने के लिए वो भी किया जा सकता है। क्योंकि अभी फ़िलहाल में चाइना में लगभग 10 मिलियन ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनते हैं जितनी डोमेस्टिकली वो लोग बेच सकते हैं। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ व्हीकल्स। तो 1 करोड़ व्हीकल्स को ऑब्वियस सी बात है कि अब उनको बाहर भेजना पड़ेगा। लेकिन जिस भी कंट्री में ये भेज रहे हैं, यूएसए क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर 25% का टैरिफ लगाता है। कोई चीज़ अगर 100 रुपये की आ रही है तो यूएसए उसको 125 रुपये में खरीदेगा, क्योंकि बोलेगा, आने देगा अपनी न्यूज़ के अंदर, कहेगा कि देखिए आपको 25 रुपये इसका हमें देना पड़ेगा। तो ये होता है उसका टैरिफ। यूएसए को लग रहा है कि क्योंकि यूएसए का मेक्सिको के साथ में फ्री ट्रेड है, तो चाइना क्या करेगा, चाइना मेक्सिको को पहले वो देगा, फिर मेक्सिको के थ्रू यूएसए में ये सारे के सारे व्हीकल्स आएंगे। यही है यूएस और चाइना की ट्रेड फाइट। इसी के ऊपर बार बार इश्यू उठ रहा है। यूएसए इससे बचना चाहता है, चाइना की चीप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनसे वो बचना चाहता है सस्ते दरों पे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंडिया के अंदर मान लीजिए इंडिया में कोई सामान प्रोडक्ट बन रहा है, आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है 100 रुपये का, लेकिन वही सामान आ रहा है चाइना से, क्वालिटी और क्वांटिटी लगभग सेम है, चाइना वाले उसको दे रहे हैं 50 में, तो कोई भी आम नागरिक जो होगा वो क्या चाहेगा कि हम 50 रुपये में वो ले लें। आपको लग रहा होगा कि चाइनीज़ माल तो बहुत ख़राब होता है इंडिया के अंदर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो इंडिया में जो सामान भेजते हैं वो इतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का बनाकर नहीं भेज रहे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और यहाँ पर बात हो रही है एक डेवलप्ड कंट्री की। वहाँ के लोगों को ऑब्वियसली सस्ते से ज़्यादा अच्छी चीज़ें पसंद होती हैं। इसी वजह से चाइना काफ़ी अच्छा, बेहतर क्वांटिटी के रूप में और क्वालिटी के रूप में सामान जो है वो इन कंट्रीज़ में देता है। खैर, यही एक मेंस के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 3 में इंटरनेशनल रिलेशन में हमें यहाँ पर जानने के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वालिटी ऑफ ग्रोथ। आर्टिकल लिखा गया है रजनी सिन्हा के द्वारा। बात करिए कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कंफर्टेबली अभी फ़िलहाल अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। गवर्नमेंट को और फोकस करना चाहिए इंक्लूसिविटी के ऊपर और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। कह रही है कि इंडियन जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्वीट स्पॉट में दिखाई दे रही है, उसकी काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हो रही है, मॉडरेट जो हमारा महंगाई है वो ठीक ठाक है, इन्फ्लेशन काबू में है, और जो हमारी फॉरेन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी काफ़ी हेल्दी है, अच्छा है। हमारे जो कॉरपोरेट और बैंक है उनकी बैलेंस शीट भी अच्छी है कि जितना उन्होंने लोन दिया है उतना ही, ऐसा नहीं है कि नुकसान में वो लोग हैं, नहीं, बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं। रिसेंटली अभी एक जीडीपी ग्रोथ निकल कर आई थी 3rd क्वार्टर के लिए, 2023-24 का ये डाटा हमने निकाला 3rd क्वार्टर का, और उसमें हमें पता चलता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो 8.4% से हो रही है। तो काफ़ी अच्छा ये नंबर फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमारा जो क्रेडिट रेशो है, यानी कि जितनी हमें रेटिंग दी जाती है वो भी काफ़ी ठीक ठाक हेल्दी है। सेकंड हाफ के लिए क्रेडिट रेशो की कितना हमें उधार दिया जा सकता है, क्या हम इन्वेस्टमेंट करने के लायक हैं या नहीं, वो भी हम देख पाते हैं कि 1.92 हो गई है। पहले 10 सालों से वो कितनी थी, 1.57 थी। तो एक अच्छी बढ़त इसमें दिखाई दे रही है कि ठीक है, यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के लिए भी अच्छा है, गुड फॉर ओवरऑल हमारा जो कॉर्पोरेट है, बैंकिंग सेक्टर है, उसकी हेल्थ को ये दिखाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही बहुत अच्छा है। स्टिल अभी भी कुछ कंसर्न है इंडिया की इकोनॉमी को लेके, जो कि आने वाले फिस्कल ईयर के लिए भी थोड़ी सी हमें कॉन्शियस बना देते हैं, सचेत बना देते हैं कि हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। इंडिया ने अभी 8% से ज़्यादा की ग्रोथ को रिकॉर्ड किया है 2023-24 के 3rd क्वार्टर के अंदर। ये हमारा चांस है कि हम पूरे साल हमारी जो ग्रोथ होगी वो एक्चुअली में 7.6% से भी ज़्यादा निकल कर आएगी। तो ये क्या है, काफ़ी सारी ऐसी डेवलप कंट्री है जिनसे ज़्यादा की ये ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो पूरे साल का जब हम निकालेंगे एवरेज करके तो इतनी बेहतर होगी ग्रोथ। जो है जीडीपी में मेनली वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा निकल रही है। लोग क्या कर रहे हैं आजकल,
इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना शुरू कर चुके हैं, और जो कंजप्शन ग्रोथ है यानी कि आप जितना खर्च कर रहे हो वो एक्चुअली में थोड़ी सी वीक है। कंजप्शन जीडीपी जो है वो एक्चुअली में केवल और केवल 3% से बढ़ी है, जबकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट जीडीपी है वो कितनी बढ़ रही है, 7% से। कंजप्शन जो ग्रोथ होती थी वो पेंडेमिक से पहले यहाँ पर 7% की थी 2018-19 के अंदर, और अभी एक सरप्राइज़ की तरह काम कर रही है कि कैसे जो स्पेंडिंग है, लोग बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं कार्स के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, तो वो उसकी जगह पे लोअर प्राइस पॉइंट पे जाके क्या कर रहे हैं कि अपने पैसे को इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये हमें एक नया तरीका दिखाई दे रहा है इंडिया की इन्वेस्टमेंट का जो सेक्टर है उसके अंदर। फ़िलहाल निल्सन रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें हमें पता चलता है कि FMCG का जो वॉल्यूम है यहाँ पर इंडिया की ग्रोथ को रिलेटेड, उसमें भी हम देख पाएंगे कि टू व्हीलर सेल जो हो रही है वो एक रूरल डिमांड की काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर पर्सपेक्टिव है। 2023 के अंदर हम देख पाते हैं 2.2% जो है वो यहाँ पर दो व्हीलर जो सेल होती है, जैसे कि बाइक, स्कूटी, वो सारी चीज़ें रूरल एरिया में ज़्यादा दी जाती हैं। गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल के लिए अपना फोकस बनाए हुई है कैपेक्स के ऊपर भी। कैपेक्स होता है यानी कि कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके ऊपर। हालांकि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो इसका एक क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि यही ऐसी चीज़ है इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लेवल पे जो इंडिविजुअल एक सिटीजन कर रहा है, जिसकी वजह से सस्टेन्ड ग्रोथ अभी मोमेंटम दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है वो हो रही है स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल और एल्यूमिनियम एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। तो इन सभी चीज़ों में हम देख पाएंगे। इसके अलावा जो कैपिटल गुड कंपनीज़ हैं वो भी शार्पली लास्ट ईयर से यहाँ पर अच्छे से बढ़ रही हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर सेक्टर का वो भी 74% है कि आपने जो चीज़ बनाई उसको अच्छे तरीके से उपयोग में भी लाया जा रहा है। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2023-24 के लिए वो मेनली लेड की जा रही है, ज़्यादा बढ़ाई जा रही है मैन्युफैक्चर एंड सर्विस सेक्टर दोनों के द्वारा। इसी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतना अच्छे से अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। कारण है पुअर मॉनसून का, कि काफ़ी पुअर मॉनसून जब 2023 में रहता है तो उसके एडवर्स इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं। फिर कुछ और सेक्टर हैं जैसे होटल्स, ऑटो कंपनीज, हेल्थ केयर, आयरन एंड स्टील, ये सब कुछ ऐसे हैं जो फ़िलहाल के लिए वीक चल रहे हैं और इनकी जो एक्सटर्नल डिमांड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हम देख पाते हैं कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो वो भी वीक चल रही है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर स्लो डाउन है। तो हमारा जो कपड़े, टेक्सटाइल, मर्चेंडाइज जो हम एक्सपोर्ट करते थे, बाहर भेजते थे, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो हम बाहर भेजते थे, मान लीजिए कॉल सेंटर में कोई काम कर रहा है और वो सर्विसेज वो किसी अमेरिका की कंट्री के लिए दे रहा है, तो ऐसी चीज़ें, ये जो सर्विसेज हैं ये फिर भी अभी के लिए हेल्दी परफॉर्मेंस अपना जो है वो दिखा रही हैं। फिर हमारा जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस क्या होता है, हुंडीज़ जो ये आप भेजे जाते हैं, बाहर कोई गया हुआ और वहाँ से पैसा इंडिया में भेज रहा है, उसको बोला जाता है रेमिटेंस। तो वो भी काफ़ी हेल्दी है जो इंडिया की ग्रोथ में यहाँ पर मदद कर रहा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.6 से लेकर 0.7% ही ये इंडिया की जीडीपी का एक भाग बनाता है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2024-25 तक ये लगभग 1% जीडीपी का भाग बना देगा। तो ठीक है, अच्छा है हमारे लिए। हम देख पाएंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है इकोनॉमी के अंदर वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली हो रही है। तो हाई सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम देख पाएंगे 2023-24 में होती है, जो कि लगभग $41 बिलियन की इंडिया में हुई है। 1 बिलियन के अंदर हम देखते हैं 100 करोड़ होते हैं, तो ऑब्वियसली ये कितने की हुई है, 4000 करोड़ से ज़्यादा की। हम देख पाते हैं कि जो अभी हमारी तरफ से आउटफ्लो बाहर गया 2022-23 में काफ़ी गया था, जो कि था 5.5 बिलियन का, जो कि इतना भी नहीं है, क्योंकि हमने जो बाहर इन्वेस्टमेंट की है इंडिया की तरफ से वो लगभग यहाँ पर 550 करोड़ की है, और इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है 4000 करोड़ से ज़्यादा की। फिर CPI जो कंज्यूमर यहाँ पर प्रोडक्शन इन्फ्लेशन का इंडेक्स होता है, वो हम देख पाएंगे कि CPI का इन्फ्लेशन भी मॉडरेट हो गया है, ज़्यादा नहीं है, जो कि हमारा 6% हमारा अपर बैंड है, उससे वो डाउन आके 4% के आसपास में होने वाला है। कोर इन्फ्लेशन जो है वो भी 4% पे आ गया है पिछले 3 महीने से। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर अभी फ़िलहाल इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिखा रही है। हालाँकि अभी भी RBI का ये बोलना है कि देखिए अभी भी कुछ कंसर्न
कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा है। कंसर्न हम देख पाएंगे बैंकिंग सेक्टर में, अभी तक वो कंसर्न ऐसा नहीं है कि अभी समस्या है, लेकिन आरबीआई का कहना है कि आगे आके समस्याएं आ सकती है अगर आप अनसिक्योर्ड यहाँ पर जो लोन्स होते हैं उनको लगातार देते रहेंगे। तो अनसिक्योर्ड लोन्स का क्या मतलब है, मान लीजिए आरबीआई का बोलना है कि अभी क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर लोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लिए जा रहे हैं और ज़्यादातर जो इनमें से लोन है वो अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड यानी कि उनको सिक्योर नहीं किया गया है, असुरक्षित है। सिक्योर कैसे किया जाता है, कोलेट्रल के साथ में। कोलेट्रल क्या होता है, गिरवी, किसी भी चीज़ को गिरवी करके। मान लीजिए आपने लोन में लिए हैं 50 लाख रुपीज़, कोई एक इंडिविजुअल है जिसने 50 लाख का लोन लिया और इस लोन के लिए उसने बोला कि मान लीजिए वापस अगर मैं इस लोन के पैसे को नहीं कर पाता हूँ तो आपका यहाँ पर मैं अपने हाउस को रख रहा हूँ, मेरे हाउस की कीमत ऑलमोस्ट 50 से 60 लाख रुपीज़ है, अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो आप मेरे घर को ले सकते हो या मेरे इस लैंड को, ज़मीन के टुकड़े को ले सकते हैं, एनीथिंग, कुछ ऐसा रखा हुआ है गिरवी में। ये होते हैं सिक्योर्ड लोन्स की अब आप इसमें क्या कर सकते हो, अपनी वैल्यू को वापस निकाल सकते हो। कुछ होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स जो कि ज़्यादातर फाइनेंस के रूप में यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते, 50,000 से 2 लाख तक के लोन दिए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये 2-2 लाख करके बहुत सारे इंडिविजुअल ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जो पॉपुलेशन में वो इनको ले रहे हैं, तो इसी वजह से आगे जाकर ये खतरा बन सकता है। इसी वजह से बार बार आरबीआई बोल रहा है कि इस पे काम होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द सिटीजन्स क्लाइमेट राइट। देखिए आर्टिकल लिखा गया है नितिन घानकर के द्वारा, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हमने कल भी इसको परसों भी इसको बहुत अच्छे से समझा था एक्चुअली में कि ये क्या है। सिटीजन क्लाइमेट राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, और आर्टिकल 21 के अंदर पहली बार अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको बताया गया है। चलिए समझते हैं कि आर्टिकल 21 और फंडामेंटल राइट एक्चुअली में क्या होते हैं। सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसके अंदर हम फंडामेंटल राइट को देख पाएंगे। फंडामेंटल राइट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसका जो हेड कर रहे थे बी आर अम्बेडकर, उनके द्वारा इसके ऊपर एक टिप्पणी भी की गई है। वो उन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड पार्ट था यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसमें सबसे ज़्यादा डिस्कशन, सबसे ज़्यादा चर्चा यहाँ पर फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के ऊपर की गई थी। इसी वजह से फंडामेंटल राइट ने एक्चुअली के अंदर बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर लिया था, टाइम टेकिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी पार्ट पे लगी थी। फिर फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके क्या क्या कारण थे। सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट होते हैं उसका कारण होता है कि वो गवर्नमेंट जो बनेगी उसके फ्रेमवर्क को यहाँ पर मेंटेन कर सके। दूसरा, जो गवर्नमेंट को किन किन क्राइटेरिया के अंदर रहकर काम करना है उसकी वो लिमिट लगा सके। गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी पावर से बाहर ना निकले, वो भी काम किसका है, फंडामेंटल राइट्स का है एक तरीके से। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप ना हो सके, यानी जो गवर्नमेंट है वो जो चाहे ऐसा ना हो, उसको नियमों कानूनों के तहत ही काम करने पड़ेंगे। तो डिक्टेटरशिप ना हो सके, इसी वजह से बनाए गए थे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को आप सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं कि इसका काम होता है लिमिटेशन लगाना गवर्नमेंट की पावर के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, पार्ट 3 का ये भाग है, इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है, मैग्ना कार्टा का मतलब है एक्चुअली के अंदर 1213 के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग ऑफ इंग्लैंड जो है वो पहली बार मैग्ना कार्टा बनवाते हैं, जिसके अंदर अधिकार दिए गए थे लोगों के, तो राइट्स दिए गए। तो इसी वजह से मैग्ना कार्टा इसको भी बोला जाता है, क्योंकि वो जो मैग्ना कार्टा था उसका नाम ही था चार्टर ऑफ राइट्स, क्योंकि उसको किंग के द्वारा बनाया गया था इंग्लैंड में, और उन्होंने ही सबसे पहले ये जो आइडिया है पूरा फंडामेंटल राइट्स का वहाँ से निकल कर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हम देख पाते हैं। 35 के अंदर इनका काम है फंडामेंटल राइट्स से डील करना। इनको लिया जो गया है वो लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए का जो संविधान है, और यूएसए के संविधान के अंदर भी हम देख पाएंगे एक पार्ट है जिसको वो नाम से जाना जाता है बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स से इसको लिया गया है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट इंडिया में है वो ज़्यादा एलोबरेट है किसी भी कंट्री में वर्ल्ड में, यानी कि इनकी ज़्यादा पावर भी है, ज़्यादा अच्छे से इनको एलोबरेट भी किया गया है। तो किसी भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने एलोबरेट नहीं मिलते हैं। फंडामेंटल राइट का और क्या काम होता है? फंडामेंटल राइट सबसे पहले तो गारंटी करता है कि कोई भी जो पर्सन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसके अलावा इक्वालिटी को मेंटेन रखता है, डिग्निटी देता है लोगों को, पब्लिक इंटरेस्ट में, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है, यूनिटी ऑफ नेशन यहाँ पर बना के रखता है। तो ये सारे काम यहाँ पर फंडामेंटल राइट करता है।
इसके अलावा हम देख पाते हैं कि इसका एम ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ लॉ ऐसे कोई कानून ना बना पाए जो यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को हानि पहुँचाए। तो इसी वजह से इनकी पावर जो है वो पावर दी गई है इसको आराम से लगवाए रखने की सुप्रीम कोर्ट को। हम फिर चलते हैं और समझते हैं कि फंडामेंटल राइट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देख पाते हैं कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट होता है राइट टू इक्वलिटी, जो कि होती है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक पूरा का पूरा समानता का अधिकार यहाँ पर चलता है। तो साथ है ये, आप उनको अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा होता है राइट टू फ्रीडम, आपको आज़ादी का अधिकार है जो कि दिया गया है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। और आर्टिकल 19 में आज़ादी के अंदर आपको राइट टू लाइफ भी दिया गया है, राइट टू लाइफ दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत। तीसरा हम देख पाते हैं जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के खिलाफ आपको एक अधिकार दिया गया है जो कि दिया जाता है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों के अंदर में। फोर्थ हम देख पाएंगे जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पर है जो कि दिया गया है आर्टिकल 25 से 28 तक। सभी को अपना धर्म को परफॉर्म करने की यहाँ पर आज़ादी होती है। पांचवा हम देख पाएंगे जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कि आपको कल्चर के साथ साथ में एजुकेशन के भी कुछ अधिकार हैं जो कि आपको मिलते हैं आर्टिकल 29 से 30 तक। और इसके बाद हम सिक्स्थ को देख पाएंगे जो कि है राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये जो आर्टिकल होता था ये आर्टिकल 31 होता था, जिसको हमने आर्टिकल 44th अमेंडमेंट जब होता है 1976 के अंदर, उसमें से इसको हटा दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया कि ये क्या होगा, लीगल राइट होगा, लेकिन मौलिक अधिकार ये नहीं होगा। तो इसके अलावा इसमें रीजंस यही थे क्योंकि पहले जब ये फंडामेंटल राइट था तो इसके अधिकार पे कोई भी अपनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को नहीं दे सकता था। लोग जो थे, अगर कोई भी राइट ऑफ प्रॉपर्टी होती, गवर्नमेंट को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रेलवे बनाना है, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता था क्योंकि अगर उनसे प्रॉपर्टी मांगी जाती तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते। इन्हीं कारणों की वजह से इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। सेवन्थ हम देखते हैं जो कि था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जा सकता है क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो सारे आर्टिकल्स को गारंटी दे रहा है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है आर्टिकल 32 में ये आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, जिसका मतलब होता है कि आपका कोई भी अगर फंडामेंटल राइट को तोड़ देता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यूजुअली आपको कोई केस करना होता है तो आप पहले सेशन कोर्ट जाते हैं, उसके बाद आप सेशन कोर्ट के बाद जाते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप जाते हो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जाते हो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आर्टिकल 32 जो है वो आपको डायरेक्टली ये पावर दे देता है कि आप एक्चुअली में यहाँ पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और यही इसी वजह से फंडामेंटल राइट्स का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। हम देखते हैं कि मैंने बात की थी 42nd अमेंडमेंट की जो कि हुआ था 1976 में। 1976 के अंदर इंदिरा गांधी उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थी, इमरजेंसी का वो टाइम चल रहा था और इस समय पे संविधान में बहुत सारे बदलाव लाए गए थे। अब ये जो बदलाव लाए गए थे इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, कि एक छोटा सा नया संविधान बना दिया गया था। इसी को ठीक करने के लिए आता है आर्टिकल 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट जो कि होता है 1978 के अंदर। इस समय पे गवर्नमेंट जो थी वो बदल जाती है और हम देखते हैं कि नरसिम्हा राव जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो जो भी मिस्टेक्स यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट में हुई थी उनको हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो ये था पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक यहाँ पर, जिसमें हम समझ रहे हैं कि कैसे जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के वो काम करते हैं। अब हम देखते हैं क्लाइमेट राइट्स से रिलेटेड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक थ्योरी जो दी है, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की, वो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी गई थी 1973 के अंदर। 1973 में देख पाते हैं 24 अप्रैल का वो दिन था जिस दिन हमें पता चलता है कि संविधान के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको कोई भी लेजिस्लेचर भी अगर चाहे तो बदल नहीं पाएगा। उसी बेसिक थ्योरी में हम फंडामेंटल राइट्स को भी देख पाते हैं और उसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आर्टिकल या एक नए राइट को डाला है। राइट जो डाला गया है वो डाला गया है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 जो है वो है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है। इसमें अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी में एक राइट डाला गया है क्लाइमेट राइट्स के नाम से, कि कोई भी जो एडवर्स क्लाइमेट होता है जिसका सहन करना पड़ेगा लोगों का, वो भी उनका मौलिक अधिकार है कि उनको सहन ना करना पड़े। हालांकि ये जो अधिकार है ये डायरेक्टली अभी जस्टिशिएबल होते हैं, आप कानून में जा सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले पॉलिसी मेकर्स को, जो यहाँ पर गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, उनको काम करना पड़ेगा, पॉलिसी लानी पड़ेगी, उसके ऊपर विचार करने पड़ेंगे, काम करना होगा, उसके बाद ही ये जो होगा इसमें जस्टिस आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ज़ैपोरिज़िया अटैक अगेन द न्यूक्लियर रिस्क फ्रॉम रेकलेस मिलिट्री एक्शन।
देखिए आप ये यहाँ पर मैप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देख पाएंगे रशिया है और यहाँ पर हम देख पाएंगे यूक्रेन को। यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उसी में हम देखते हैं दिनीपर रिवर है, उसी के ऊपर यहाँ पर एक पार्ट है जिसको खार्किव बोला जाता है, जो कि रशिया के द्वारा इस युद्ध में पूरा का पूरा अंडर कर लिया गया था। और उसी से नीचे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके नाम से जाना जाता है ज़ैपोरिज़्हिया के नाम से। इसके नीचे है ब्लैक सी। हम देख पाते हैं कि कैसे कुछ दिनों पहले ही एक ड्रोन स्ट्राइक की गई है यहाँ पर यूक्रेन और जो रशिया का वार चल रहा है, जो कि स्ट्राइक ये की गई थी इस ज़ैपोरिज़्हिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। तो आप सभी को पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जब लीक होगा तो उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट दिखाई देंगे, पानी में वो मिल सकता है। ऑब्वियसली ये तो रिवर के ऊपर ही है, जो लोग इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी भारी मात्रा में यहाँ पर मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसको कंटेमिनेशन को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। ऐसा पहले भी हुआ यूक्रेन में। जो सबसे बड़ा हम देख पाएंगे कि न्यूक्लियर दुर्घटना हुई थी, वो हुई थी यहाँ पर फुकुशिमा, जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट था। उस इंसिडेंट के बाद से ही यहाँ पर बार बार काम किया जाता है कि ऐसा फुकुशिमा डिजास्टर 2011 में जो देखने को मिला वैसा ना हो। लेकिन अब ये ड्रोन स्ट्राइक की गई, यूक्रेन बोल रहा है कि ये स्ट्राइक की गई है यहाँ पर रशिया के द्वारा। रशिया का कहना है कि नहीं, ये तो इन्होंने खुद ही की है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, यूक्रेन ने किया है। यूनाइटेड नेशंस में मामला चल रहा है बार बार। जो यूके है और यूनाइटेड नेशंस है और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है यहाँ पर एजेंसी है, उन सभी का बोलना है कि ये बहुत ही गलत बात है। इस तरीके के हमले नहीं किए जाने चाहिए। खास करके जो कूलिंग करना होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, खास करके उनको जो बचा के रखना होता है, उनको बहुत संभाल के रखना होता है, प्रोटेक्शन देनी होती है। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हो पाया ड्रोन से, क्योंकि ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाते हैं उनको इतनी सुरक्षा में बनाया जाता है कि 7 से 8 अगर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यानी भूकंप भी आ जाए तो भी उन पर नुकसान ना हो। हालांकि अभी तक हम किसी भी वर्ल्ड में कभी भी इन पर मिसाइल नहीं छोड़े गए हैं, तो हमें नहीं पता है कि मिसाइल से इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय जरूर बन गया है ग्लोबली। इससे डर जरूर लग रहा है बहुत सारे लोगों को, इसमें सेफ्टी जरूर आ रही है। इसको अवॉइड किया जा सकता है, ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं इनको अवॉइड किया जा सकता है। इसी वजह से जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है यहाँ पर, वो अपनी टीम के साथ में लगी हुई है, टेक्निकल एडवाइस दी जा रही है, फैसिलिटीज़ वगैरह को। ये एक इशू बना हुआ है, बहुत बड़ा इशू फिलहाल में सामने। खैर, ये एक इन्फॉर्मेशन थी मैप से रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मेंस में यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर यहाँ पर ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है। कहाँ पे पूछते हैं, चलिए देखते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है उसके अंदर हम देख पाते हैं फिजिकल, जिसके अंदर ऑब्वियसली मैप्स वगैरह भी आएंगे, लोकेशन वगैरह भी आएंगी। सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड की दोनों आती है, तो इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस के लिए ये 2 जगह पे काम आएगा। मेंस के लिए सबसे पहले ये काम आएगा जीएस पेपर 1 में, जिसमें ये जो पूरा सिलेबस आप देख पाएंगे, ये पूरा का पूरा सिलेबस होता है जीएस पेपर 1 का। उसके अंदर हम देख पाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी के आधार पे। और थर्ड जो होता है वो हम देख पाएंगे जीएस पेपर 3 के अंदर। ये सिलेबस जो होता है ये आता है मेंस के जीएस पेपर 3 में। और इसमें आपसे जो जर्नल सिक्योरिटी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, इन टॉपिक्स के अंदर इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हीट अफेक्ट्स इंडियाज एम टू मूव फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल। देखिए, हीट जो है, गर्मी जो हो रही है, वो इंडिया का जो एम है कोल से रिन्यूएबल की तरफ जाने का, उसको अफेक्ट कर रहा है। कारण क्या है, अभी अभी हमें पता है कि अप्रैल जो आने वाला था उसके ऊपर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला अप्रैल 1 को कि इंडिया में यूजुअल नंबर से ज़्यादा हीट वेव्स आएंगी। ये जो फोरकास्ट है ये इम्पेंडिंग उस समय पे सामने आती है, भविष्यवाणी, जब यहाँ पर बेंगलुरु जैसे शहर या तमिलनाडु जैसे शहरों में वैसे ही वाटर क्राइसिस हो रहा था, पानी की बहुत कमी हो रही थी। इसी से हमें समझ में आता है कि हीट जो होगी, गर्मी जो बढ़ेगी, वो एक्चुअली में यहाँ पर कृषि को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी ऑब्वियसली। यानी कि जितना मान लीजिए किसी एक खेत से अगर हम देख पाते हैं 50 टन यहाँ पर कुछ भी प्रोड्यूस निकल रहा था, वो कम होकर हो सकता है 30 टन निकले, वो और कम होकर हो सकता है 25 निकले और कम हो। तो यील्ड यानी कि जितनी कोई चीज़ हम बाहर निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उससे इसको नुकसान होगा। मैप्स दिए गए हैं, हम देख पाते हैं प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना होने वाला है। हमें अभी अभी भी पता चला है कि दिल्ली के अंदर फ़िलहाल का सबसे जो हाईएस्ट है 38 डिग्री यहाँ पर पहुँच चुका है टेम्परेचर। अब हम देखते हैं कि अबव नॉर्मल जो होगा वो इन एरियाज़ में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। इसमें आप देख पाएंगे कश्मीर को, यहाँ पर लद्दाख रीजन को, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, ये सारे रीजन में जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा।
नॉर्मल टेम्परेचर पूरे के पूरे मैप में आप ज़्यादातर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे। ये आप केवल और केवल झारखंड और उड़ीसा का थोड़ा सा भाग यहाँ पर है, केवल और केवल वहीं पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर हम देखेंगे 75 पे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा वो हम देख पाएंगे पूरा का पूरा दक्कन प्लेटू के अंदर। अब हम देखते हैं कि ये अप्रैल जून से 2024 केवल 2 महीने का ही मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिखाया गया है कि मिनिमम टेम्परेचर एक्चुअली में कहीं पे भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वही यहाँ पर अबव नॉर्मल से ज़्यादा है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर रहने वाला है। चार्ट दिखाता है कि कैसे जो पीक आवर होंगे वो इवनिंग में जो होते हैं वो गीगावाट जहाँ पर ज़्यादा लगेगी। 2013 के अंदर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी इस्तेमाल होती थी वो 114 गीगावाट की हुई थी और अब ये बढ़ के 190 गीगावाट की हो जाएगी पीक आवर्स में, क्योंकि गर्मी का लेवल इतना ज़्यादा होने वाला है। चार्ट ये दिखाता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कोयले से बनाई जाती है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट होती है। तो 2015-16 में ये लगभग 73.7% इलेक्ट्रिसिटी थी जो इंडिया के अंदर यहाँ पर कोयले से बनाई जाती थी, वो 2022 तक घट के थोड़ा सा 70.8% तक आई। इसको और कम करना है ताकि कार्बन का जो CO2 का इमिशन है वो कम हो। कार्बन कम जाएगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा तो हीट कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। नेक्स्ट ये दिखा रहा है कि कितनी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई जाती थी। रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, जिनको दोबारा से निर्माणित किया जा सके, जैसे कि सोलर हम सन की जो गर्मी होती है उससे बना लेते हैं, या फिर हम वाटर से यहाँ पर इस्तेमाल करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो 2015-16 में ये होती थी 19.2%, अब ये बढ़ के होगी 25.4%। बढ़ रही है, लेकिन अभी भी क्या होना चाहिए, इसको और ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मर्चिंग अहेड विद टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। इंडियन आर्मी की तरफ से एक ईयर बनाया जा रहा है 2024 को, जिसका नाम होगा ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। आर्टिकल लिखा गया है कॉलोनल शशांक राजन के द्वारा। रिटायर्ड ये एक इन्फेंट्री ऑफिसर रह चुके हैं इंडियन आर्मी में। 33 साल तक ऑलमोस्ट इन्होंने अपनी सर्विस दी है और फिलहाल ये जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में पढ़ाते हैं। इनका बोलना है कि देखिए जो दिन बनाया जा रहा है खास करके अम्ब्रेला ऑफ आत्मनिर्भर के अंदर में, वॉरफेयर के अंदर में, इसका हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पता भी होना चाहिए ऑब्वियसली, GS पेपर 3 के अंदर से हम इसमें डिफेंस में समझ सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए ये हमें पता होना चाहिए जस्ट करंट अफेयर के ऊपर। चलिए देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ये ईयर के नाम से क्यों बनाई जा रही है। टेक्नोलॉजी जो आर्मी में, मिलिट्री में हम देख पाते हैं बहुत सारे अब्जॉर्प्शन से बनाई जा रही है, जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है आर्मी में, जिसमें हम ड्रोन्स को देख पाएंगे, जिसके अंदर हम टाइम टेस्टेड जो वेपन्स प्लेटफॉर्म्स है वो इसमें आए हैं। नई नई डिस्कवरी यहाँ पर हो रही है, माइलस्टोन्स डिस्कवरी की जा रही हैं, मिसाइल्स बनाई जा रही हैं। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी का अब्जॉर्प्शन इंडियन मिलिट्री के अंदर दिखाता है। इसके अंदर जो कंडीशंस है अडेप्ट करने की वो काफ़ी क्रुशियल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो जो परफॉर्मेंस है नई टेक्नोलॉजी इनेबल्ड वेपन्स वगैरह की, उसके लिए अलग अलग एडवर्सरीज़ या एडवाइजरीज़ निकालनी पड़ती हैं। तो खैर यही हमारे लिए बस इस आर्टिकल से थोड़ा सा जानना जरूरी था प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फ़िलहाल जो आर्मी का ईयर होने वाला है वो क्या होने वाला है। आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अनऑथराइज्ड FX प्लेटफॉर्म्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बने हुए हैं, उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। ये बात कही जा रही है रिज़र्व बैंक के द्वारा। तो रिज़र्व बैंक के हमारे जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली है, एक क्वेश्चनरी निकाली है, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि देखिए बहुत सारे ऐसे अनऑथराइज्ड फॉरेक्स यहाँ पर प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो फॉरेक्स एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए US के डॉलर हैं उसको वो चेंज करके दे रहे हैं इंडिया की रुपी के अंदर, लेकिन उन्होंने कोई ऑथराइजेशन नहीं ली है बैंक वगैरह से। तो ऐसा है कि वो आपके पैसे को लेकर भाग भी सकते हैं। इनके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। खास करके जो फिम्डा है जो कि है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और PDI प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनकी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है बार्सिलोना के अंदर। वहाँ पर हमारे जो गवर्नर है वो गए हुए थे और वो अपनी चिंता इस विषय के ऊपर दिखाते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि 2018 में RBI ने एक फ्रेमवर्क को अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि डिजिटल लेवल पे, फ़ोन के लेवल पे जहाँ पर आप जिन पे इस्तेमाल करते हो, और वहाँ पे जो रेगुलेशन होती है फाइनेंशियल मार्केट
मार्केटिंग से, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ETP से जानी जाती हैं, उनको ऑथराइज्ड किया जाएगा। आप लोग एक काम करिए, एप्लीकेशन डालिए, RBI उसमें क्या करेगा, आपको अथॉरिटी देगा कि आप ये काम कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे कि जिनकी वजह से, बहुत सारे एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव्स होने की वजह से बहुत से प्लेटफॉर्म्स को ये नहीं मिल पाई ऑथोराइजेशन। 2022 में RBI ने नोटिस किया कि बहुत सारी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलाई जा रही हैं। कई ऐसी अनऑथराइज ETPs हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग फैसिलिटी दे रही हैं इंडियन रेसिडेंट्स को कि आप एक काम करिए, US की जो मार्केट है उसके अंदर आप अपना पैसा लगा सकते हो और हम उसको आपको लगाने देंगे। तो ट्रेडिंग एक तरीके से करना दे रही हैं, लेकिन उनके पास ऑथराइजेशन है नहीं, परमिशन है नहीं ये करने की। काफ़ी सर्च इंजन है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसमें लगे हुए हैं, एडवर्टाइज भी कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो RBI का बोलना है कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसे ही इन चीज़ों में ना घुसिए। अभी RBI ने काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है जिनको अलर्ट लिस्ट के अंदर डाला है कि ये जो होंगी वेबसाइट वगैरह ये ठीक नहीं है, गलत वेबसाइट है, इनको कोई परमिशन नहीं मिली है। उसी में हम देख पाएंगे अदमिराइल मार्केट नाम से एक लिस्ट इसके अंदर आता है, फिर ब्लैक बुल नाम की वेबसाइट है, वो भी इसका एक भाग है। उसके बाद हम देख पाएंगे जो कि है इजी मार्केट, इनक्लेव्स रियल गोल्ड कैपिटल लिमिटेड, गेट ट्रेड, ये सब ऐसी हैं। टोटल 75 ऐसी अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है जिनको लिस्ट में रखा गया है। खैर यही एक इन्फॉर्मेशन थी। आज का लास्ट आर्टिकल के साथ हम जो दोनों डेज़ के न्यूज़पेपर उनको ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह 5 बजे के आसपास यहाँ पर वीडियो आ ही जाती है। सबसे पहले आप उठकर अपने न्यूज़पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं और अपना जो करंट अफेयर है उसके ऊपर बहुत बड़ा उसको काफ़ी इजी बना सकते हो। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ इस जर्नी में हूँ। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।